आप लोगों को नजर आ रही है? हेलो, आप लोगों को नजर आ रही है स्क्रीन? यस मैम। ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके, अस्सलाम वालेकुम। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लेक्चर। अच्छा, इंट्रोडक्शन पे तो चले हम आते हैं। लेट मी जस्ट टॉक अबाउट व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट टुडे। आप लोगों का वी विल स्टार्ट विद द लॉजिस्टिक्स ऑफ द कोर्स, और उसके बाद जो है हम कुछ ऐसी चीज़ों को टच करेंगे, ऐसे टॉपिक्स को जो कि आप पहले भी कर चुके हैं। वेक्टर्स एंड लीनियर इक्वेशंस, इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस एंड गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन जो है उसको हम आज करके देखेंगे। ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है आप लोगों ने सबने लीनियर अलजेब्रा में की हुई होंगी। ओके, ये बिफोर वी स्टार्ट आई वुड जस्ट लाइक टू से कि एक मिनट, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है कि नहीं की है। लेट मी जस्ट मेक श्योर कि आई यस एम मैम। रिकॉर्डिंग। ओके। रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। ओके, सो आई वुड जस्ट लाइक टू से कि आप लोगों का जो है ये कोर्स जो है वो बेसिकली लीनियर अलजेब्रा ही है, और बट यू विल सी के दिस इज फ्रॉम एन अदर एंगल, जिसमें वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड के लीनियर अलजेब्रा किस तरह से जो है वो डिफरेंट डोमेन्स में यूज़ होता है आजकल। और उन डोमेन्स में जो है इट इज़ काइंड ऑफ बेसिक्स फॉर सो मैनी थिंग्स। आप मशीन लर्निंग, एआई, डेटा साइंस में जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे होते हैं, देर आर नंबर ऑफ थिंग्स जो कि आप इसमें पढ़ेंगे, जो कि आप आगे जाके जब आप प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को, तो यू विल कम अक्रॉस दोज कॉन्सेप्ट्स जो कि हम इसमें कवर कर रहे होंगे। सो दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग कोर्स, बट इट्स नॉट दैट ईजी ऑल्सो, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, बट आई होप यू विल एंजॉय इट। ओके, सो लॉजिस्टिक में मेरा नाम सादिया शकील है, और मेरी जो पीएचडी है वो जॉर्जिया टेक से है, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, और मैंने पोस्ट डॉक की है फ्रॉम कनाडा। और मेरा जो बेसिकली रिसर्च डोमेन है वो सिग्नल प्रोसेसिंग है, और इसमें हम आप देखेंगे कि ये कोर्स जो है इसमें वी विल एक्चुअली टॉक अबाउट कि आप यूजिंग लीनियर अलजेब्रा सिग्नल्स को कैसे प्रोसेस करते हैं। सो दिस इज एक्चुअली अनदर डायमेंशन ऑफ लीनियर अलजेब्रा, जिसमें हम सिग्नल प्रोसेसिंग के रेफरेंस से बात करते हैं। और जो मेरा काम है बेसिकली इट इज़ टू वर्क विद ब्रेन एंड बॉडी डेटा सेट्स, और उसमें अंडर ग्रेड और ग्रेड में थोड़े डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स पे मैं काम करती हूँ। ग्रेड के जो है वो ज़्यादा रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट होते हैं, वी विल टॉक अबाउट देम अ बिट लेटर इन द लेक्चर। और अंडर ग्रेड के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हार्डवेयर बेस्ड होते हैं, जिसमें वेरिएबल वगैरह वो डेवलप कर रहे होते हैं। इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर मेरा ईमेल एड्रेस आपको नज़र आ रहा है। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सब लोग इसको कहीं पर नोट कर लीजिए, बिकॉज दिस इज़ द ईमेल जिसके थ्रू जो है वो आप लोग मुझसे कम्युनिकेट करेंगे, या मैं भी आपसे, खैर मैं व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। आई एक्चुअली डोंट एंटरटेन इंडिविजुअल स्टूडेंट्स व्हाट्सएप, क्योंकि वो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ग्रुप्स में जो है हैंडल करना आसान होता है, लेकिन इंडिविजुअली जो है वो चीज़ें मिस हो जाती हैं। सो आई प्रेफर, अगर आपने इंडिविजुअली चीज़ें पूछनी है, बतानी है, कुछ भी आपका मसला है, तो ईमेल करें। और अगर कोई ऐसा मसला जो पूरी क्लास का है तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे करें, बट काइंडली डोंट व्हाट्सएप जो है वो इंडिविजुअली मत कीजिए। प्लस ये कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनको इधर उधर से कहीं मेरे ईमेल एड्रेसेस और मिलते हैं, तो वो उस पर करना शुरू कर देते हैं। देयर आर सर्टन ईमेल एड्रेसेस जो मैं यूज़ नहीं करती, पुराने हो चुके हैं, ड्यू टू वट एवर रीज़न वो मेरे इस्तेमाल में नहीं है, या अगर इस्तेमाल में हैं भी तो देयर आर सर्टन ईमेल्स जो उसमें से खुद ही फ़िल्टर आउट हो जाती हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि ये ईमेल जो एड्रेस है वो मैंने सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बनाया हुआ है। लास्ट सेमेस्टर में देवर सो मच केओस बिकॉज ऑफ द रीज़न कि स्टूडेंट्स को कहीं और से डिफरेंट ईमेल एड्रेसेस भेज मिलते थे, वो उसके ऊपर चीज़ें भेज देते थे, एंड आई यूज़ टू नॉट रिसीव दैम। सो उसकी वजह से जो है वो काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती थी। तो इसलिए मेक श्योर कि आपके पास जो है वो ये ईमेल एड्रेस कम्युनिकेशन के लिए अवेलेबल हो, ठीक है। और यहाँ पर एज आई हैव मेंशन, आई विल
शेयर एवरीथिंग रिलेटेड टू द कोर्स ऑफ MS टीम। फॉर एग्जांपल आपके जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो तो खैर टीम में रिकॉर्ड हो ही रहे हैं MS टीम्स में, उसके अलावा मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर देती हूँ लेक्चर्स को इमीडिएटली। उसके अलावा वट एवर वी विल बी डूइंग, जिस तरह ये जो स्लाइड्स हैं ये मैं अपलोड कर देती हूँ टीम पे, टीम्स पे ही जो है वो आपकी जो बुक्स हैं वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, कोर्स बुक भी अपलोड कर चुकी हूँ PDF, और उसके अलावा जो रेफरेंस बुक्स हैं वो भी अपलोड कर दी हैं मैंने, ठीक है। और इसके अलावा वक्तन फ़वक्तन जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो ईमेल वो टीम पे मैं अपलोड करके एंड देन आई इन्फॉर्म यू ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप के ये चीज़ अपलोड हो चुकी है। टेक्स्ट बुक जो हम फॉलो करेंगे मेनली दैट इज़ मैथमेटिकल मेथड्स एंड एल्गोरिदम फॉर सिग्नल प्रोसेसिंग बाय टॉड के मून एंड वाइन सी स्टर्लिंग की बुक है। और इसके जिस तरह मैंने भी बताया कि इसका PDF जो है वो मैंने अपलोड कर दिया है। इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट बुक एज़ कम्पेयर टू जो आप लोग अभी तक लीनियर अलजेब्रा की करते होंगे, लेकिन इट्स अ गुड बुक और इसमें बहुत सी जो है कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपको समझ में आएंगी। इसके टॉपिक्स में बिल्कुल जो है वो सीक्वेंस में कवर नहीं करूँगी, वी विल मूव बैक एंड फोर्थ करेंगे हम चैप्टर्स में, लेकिन आई विल लेट यू नो कि कौन से चैप्टर्स हम चीज़ों को कवर कर रहे हैं। और इफ़ यू आर फॉलोइंग द लेक्चर्स तो फिर इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू फॉलो द बुक ऑल्सो। इसके अलावा जो रेफरेंस बुक्स में मैंने चीज़ें डाली हुई हैं ये एक्चुअली थोड़ी आसान बुक्स मैंने डाली हुई हैं। गिलबर्ट स्ट्रैंग की बुक्स हैं, इंट्रोडक्शन टू लीनियर अलजेब्रा जो कि आप लोगों ने अंडरग्रेड में पढ़ी होगी, लीनियर अलजेब्रा एंड इट्स एप्लीकेशन भी जो है वो शायद अंडरग्रेड में आप लोगों ने फॉलो की हो, मैट्रिक्स एनालिसिस फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर बाय लॉब की जो बुक है, दिस इज़ अगेन अ गुड बुक बट दीज आर कंपैरेटिवली ईजियर बुक्स बट दे आर नॉट एक्चुअली फॉलोइंग, आई मीन उसमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है जितनी कि टॉट के मूर के बुक में है। तो लेकिन ये कि आई वुड एडवाइज़ यू कि प्रैक्टिस वगैरह के लिए जो है इन बुक से एग्जाम्पल्स को ज़रूर कीजिएगा, टॉपिक्स वगैरह करने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज दे इट विल मेक द थिंग्स ईजियर फॉर यू। ओके, जिस तरह मैंने अभी बताया है कि MS टीम से जो है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। और ज़ाहिर है इसके अलावा लीनियर अलजेब्रा के यू हैव थाउजेंड ऑफ रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल, जिसमें टेक्स्ट भी है, वीडियोस भी बहुत हैं, तो यू कैन फॉलो ट्राई, यू कैन सी वट एवर यू वांट डेफिनेटली। लेकिन ये कि और ख़ास तौर पे आई वुड एडवाइज़ यू राइट नाउ कि जो टॉपिक हम करते हैं क्लास में हम इतनी एग्जाम्पल्स को कवर नहीं कर पाते जितनी हम करना चाहते हैं। लेकिन ये कि आप लोग खुद से कोशिश ज़रूर किया कीजिए, बिकॉज दिस इज़ अ मैथ कोर्स, सो डेफिनेटली जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए जो है वो चीज़ें आसान हो जाएंगी। जी, दीज आर एक्चुअली द टॉपिक्स जो कि हम कवर करेंगे। आई विल नॉट गो इन टू द डिटेल्स ऑफ द टॉपिक्स जो मैंने लिखे हुए हैं, बट वी विल जस्ट सी द मेन गाइडलाइंस के आपके पास, सॉरी मेन हेडिंग्स कि कौन सी जो है वो ओवरऑल हम टॉपिक्स को देखने की कोशिश करेंगे। सब हेडिंग्स भी ऑलमोस्ट मैं ये सारी चीज़ें ही कवर करती हूँ, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ऑर्डर इसका इस तरह से ना हो सके। सो वी विल जस्ट स्टार्ट विद बेसिक कॉन्सेप्ट से। आज तो हम खैर बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे, इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस एंड जिस तरह के ऑपरेशन जो है। उसके अलावा वी विल टॉक अबाउट सिग्नल रिप्रेजेंटेशन इन वेक्टर स्पेसेस के सिग्नल्स को वेक्टर्स के तौर पे कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी विल टॉक अबाउट नॉर्म्स एंड इनर प्रोडक्ट, सिग्नल अप्रोक्सीमेशन एंड इनर प्रोडक्ट स्पेस। We will talk about signal representation in terms of orthonormal basis, a linear inverse problem हम करेंगे, and then at the end of the semester आखिर के जो 2 weeks होते हैं उसमें I will touch upon probability and random variables also. एक जो चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगेगी इस कोर्स में होपफुली वो ये है कि आई ट्राई टू गिव इंट्यूशन टू डिफरेंट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो। मतलब इंट्यूशन का मतलब है कि जिस तरह डेली लाइफ में चीज़ें यूज़ होती हैं या अप्लाई होती हैं तो हाउ डू दे इफेक्ट रियल टाइम सिग्नल्स जो है उसके ऊपर एप्लीकेशन के बाद व्हाट डू दे एक्चुअली मीन जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं। तो सो द आइडिया इज़ कि आपका जो थ्योरी है और जो मैथ है उसको काइंड ऑफ एप्लीकेशन के साथ जो है वो रिलेट किया जा सके।
ओके, सो दिस वाज अबाउट द कंटेंट्स. इसके अलावा दिस इज़ द ग्रेडिंग पॉलिसी आपके पास जो कोर्स इवेलुएशन जो होगी, इट विल बी डिपेंडेंट अपॉन ऑल द फैक्टर्स जो कि ऑलरेडी होते हैं, क्विजेज, असाइनमेंट, मिड टर्म, फाइनल एग्जाम. एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जिसके ऊपर मैं इस कोर्स में जो है वो एम्फेसाइज करती हूँ, दिस इज़ द प्रोजेक्ट. और प्रोजेक्ट जो है बेसिकली वो मैं आगे जाके आपको, मेरा ख्याल है मोस्ट प्रोबेबली कल की क्लास में जो है आई विल एक्सप्लेन इट अ बिट मोर के प्रोजेक्ट में आपको ओवरऑल करना क्या होगा. और उसके अलावा जो है मैं गाइडलाइन भी आप लोगों की अपलोड कर दूंगी प्रोजेक्ट्स की, कि आप लोग किस तरह से करना होगा. बट प्रोजेक्ट जो है उसमें आई गिव सर्टेन पेपर्स टू द स्टूडेंट्स. और वो पेपर्स ऐसे होते हैं कि जिसमें जो हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे, या ये जो ज़ाहिर है उनमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं कि मतलब टॉपिक्स जो है उनकी बेसिस वही है जो लीनियर अलजेब्रा आप पढ़ चुके हैं पहले से. लेकिन ये कि जो हम इस कोर्स में टॉपिक्स पढ़ेंगे वो टॉपिक्स उसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए होते हैं उन पेपर्स में, मोस्टली ऑन सम सिग्नल्स जो कि आपके नोन सिग्नल्स हैं. फॉर एग्जांपल वीडियो सिग्नल है, नॉट वीडियो, इमेजेस पे, और मोस्टली जो इमेजेस पे या स्पीच सिग्नल के ऊपर जो है वो प्रोसेसिंग हो रही होती है विद रेफरेंस टू क्या आप लीनियर अलजेब्रा बेस्ड कॉन्सेप्ट जो है उनको उन सिग्नल्स पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं. दे आर ऑल वेरी इंटरेस्टिंग पेपर्स. और लेकिन ये कि उसके अलावा यू हैव द ऑप्शन कि आप खुद भी पेपर चूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उस पर रेलिवेंट कॉन्सेप्ट कुछ इम्प्लीमेंट हो रहे हैं. और एट द एंड ऑफ द डे आपने उस पेपर को इम्प्लीमेंट करना होता है. एंड देन आई विल टॉक अबाउट इट मोर टुमारो. सिर्फ ये कि प्रोजेक्ट में जो है देर आर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट. कि आप सबसे पहला काम जो आप करेंगे वो टॉपिक को जो है वो सेलेक्ट करेंगे. देन यू विल सबमिट द साइनॉप्सिस ऑफ द टॉपिक. बाई वीकली सबमिशन जो है वो आपकी अपडेट की होंगी. एंड देन यू विल इम्प्लीमेंट इट. You will submit a result in the form of a paper, and then at the end I will take the presentation. So this is a kind of a very heavy component of the course. लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप ये सही से करते हैं तो it would give you a lot of इंफॉर्मेशन जो कि आपको आगे जाके यूज़ करनी पड़ेगी, तो आपको ज़िंदगी आसान हो जाएगी. फॉर एग्जांपल हाउ टू राइट अ पेपर, हाउ टू प्रेजेंट रिजल्ट एंड थिंग्स लाइक दिस. सो हम स्लोली जो है अब आप ग्रेजुअली ये चीज़ें कवर करते रहेंगे एंड यू विल डू देम टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर. डेट्स वगैरह जो सारी हैं इसकी वो मैं कल आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी. फाइनल एग्ज़ाम जो है वो तो आपको पता ही है कि किस तरह का होता है. तो इसमें क्विजेज जो है आई विल ट्राई टू टेक मे बी मोर देन 5 क्विजेज. यहाँ तो मैंने लिखा हुआ है. और ये जो ग्रेडिंग पॉलिसी है ना, दिस इज़ टेंटेटिव ग्रेडिंग पॉलिसी. हो सकता है कि मैं क्विजेस के मार्क्स वेटेज ज़्यादा कर दूँ, मिड टर्म की कम कर दूँ, फाइनल की कम कर दूँ. एंड इट डिपेंड्स कि नॉर्मली आई ट्राई टू एडजस्ट दीज वेट्स बेस्ड अपॉन के ओवरऑल क्लास का किस में फ़ायदा हो रहा है. बिकॉज कोर्स टफ है, आई गिव यू टफ टाइम, बट आई ट्राई टू कंपनसेट दैट इन द ग्रेडिंग एट द एंड ऑफ द कोर्स. तो लेकिन ये कि कंपोनेंट्स यही सारे आपके होंगे. 4 to 5 असाइनमेंट्स हैं. क्विजेज मोस्ट प्रोबेबली उससे ज़्यादा होंगे. मेरे क्विजेज जो हैं वो चले, खैर उसके बारे में हम अगले स्लाइड पे बात करते हैं कि इनकी स्ट्रक्चर वगैरह कैसा होगा. मिड टर्म जो है वो एक ही होगा और उसके अलावा जो है फाइनल एग्ज़ाम होगा. नाउ दीज आर सर्टेन रूल्स हैं जो कि आई वुड एक्सपेक्ट यू टू फॉलो ड्यूरिंग द semester regarding the quizzes, exams and class. ठीक है. So first of all I would expect कि आप जो है वो क्लास में पार्टिसिपेट करें. ठीक है. आई नॉर्मली इंटरेक्टिव सेशन मैं बहुत ज़्यादा लेना चाहती हूँ. रिकॉर्डिंग अनलेस एंड अनटिल के आई हैव टू, आई डोंट रिकॉर्ड लेक्चर एवर. एंड द रीज़न इज़ के आई लाइक के स्टूडेंट्स जो हैं वो डिस्कशन में हिस्सा लें. आई नो कि ऑनलाइन में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको टीचर नहीं नज़र आ रहा, टीचर को स्टूडेंट नहीं नज़र आ रहा. बट स्टिल स्टूडेंट डू आस्क क्वेश्चन एंड आई आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन एंड आई एक्सपेक्ट कि आप लोग आंसर करें. सही आंसर हो या गलत आंसर हो, इट डजंट मैटर.
but just try to keep the things इंटरेस्टिंग, आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी, वरना 1-1.5 घंटे तक अगर मैं बोलती रहूँगी और आप सुनते रहेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आधी चीज़ें आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी एंड यू विल लूज इंटरेस्ट। अच्छा, क्विज़ेस जो हैं मोस्टली मेरे अनाउंस क्विज़ेस होते हैं, मैं बहुत कम अनाउंस क्विज़ेस लेती हूँ, बट सम टाइम्स अगर मुझे ये फील हो रहा हो कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे किसी टॉपिक में या बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो उस दिन फिर मैं अनाउंस क्विज़ भी ले सकती हूँ। होमवर्क्स के रेफरेंस से आई एक्चुअली एनकरेज, मेरे होमवर्क्स जो हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं इन द सेंस कि आप लोगों को खुद अपने तौर पे काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करके उसमें करनी पड़ती हैं, लंबे भी बहुत होते हैं, ठीक है। बट सो इट मीन्स कि आप लोगों को होमवर्क करने में जो है चीज़ें बहुत जगहों से ढूंढनी पड़ेंगी, कोडिंग भी उसमें अवेलेबल होती है एंड आई एनकरेज कि आप आपस में डिस्कस ज़रूर करें कि चीज़ों को किस तरह से करना चाहिए, बट प्लीज़ डोंट कॉपी एनीथिंग, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो कि पुराने होमवर्क से मैं दे देती हूँ बिकॉज आई फील कि दे आर सो गुड कि उसके जो है वो आई शुड गिव इट टू एवरी क्लास, जो भी मेरे पास क्लास आ रही होती है, इन ऑर्डर फॉर देम टू लर्न दोज थिंग्स। और जाहिर है कि अगर पुराने से है इसका मतलब है कि सोल्यूशन भी मोस्ट प्रोबेबली आपको मिल जाएंगी या हो सकता है मिल भी चुके हो। तो बट द पॉइंट इज़ कि देखें मार्क्स जो है वो अगर खैर चीटिंग अगर आप करते हैं और मुझे पता चल जाता है कि मेरे सोल्यूशन से आपने कॉपी किया या एक दूसरे से किया है, तो आई विदाउट एनी हेजिटेंसी आई गिव 0, ठीक है, कि ये तो चीज़ नहीं है। लेकिन इन केस लेट्स सपोज कि मुझे नहीं भी पता चलता, तो आई डोंट थिंक देयर इज़ अ पॉइंट इन कॉपिंग। अगर आप यहाँ कोर्स पढ़ने के लिए आए हैं, अपना टाइम लगा रहे हैं, ज़ाहिर है फीस भी देनी दी होगी आपने, तो इट डजेंट मेक सेंस कि आप इसको अंडरस्टैंड करने के बजाय जस्ट पास करना आपका टारगेट हो, क्योंकि पास नॉर्मली मेरे कोर्स में लोग हो ही जाते हैं कोई ना कोई ग्रेड लेके, बिकॉज आई ट्राई टू डू दैट के एंड में जो है वो समहाउ आप लोगों को पूरी क्लास का जो है वो फ़ायदा हो जाए किसी ना किसी तरह से। बट आई डोंट थिंक दैट इज़ द पॉइंट, ठीक है, ये मतलब इट शुड बी, लेकिन जाहिर है विद ऑनेस्ट मीन्स। अदरवाइज मेरे होमवर्क बहुत जो है वो इस तरह के होते हैं कि इफ़ यू डू दैम योरसेल्फ यू विल लर्न अ लॉट। तो कॉपी करके आपका अपना नुकसान है, और इवन अगर मैं उसको पकड़ती नहीं हूँ, और इफ़ आई रियलाइज, इफ़ आई फाइंड कि कॉपी है, तो फिर तो डेफिनेटली उसमें ज़ीरोज़ आ जाते हैं। एंड सेम इज़ ट्रू फॉर क्विज़ेज़ और एग्ज़ाम एंड एवरीथिंग। लेकिन ज़ाहिर है क्विज़ेज़ और एग्ज़ाम में यू आर नॉट अलाउड टू डिस्कस, होमवर्क्स में यू आर अलाउड टू डिस्कस, यू आर एनकरेज टू डिस्कस एक्चुअली, बट डिस्कशन डजंट मीन कॉपिंग। डिस्कशन जस्ट मीन्स कि अच्छा आप एक दूसरे से ये डिस्कस कर रहे हैं कि अच्छा कैसे करना चाहिए, क्या होना चाहिए, एंड देन जस्ट आइडियाज एंड थिंग्स लाइक दिस, ठीक है। ओके, ये पेपर्स के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है कि कुछ मैं शेयर करूँगी, कुछ आप खुद भी कर सकते हैं, बाकी डिटेल्स हम कल करेंगे। और मिड टर्म या फाइनल एग्ज़ाम जो है वो डिपार्टमेंट के जो भी स्केजुअल होगा उसके हिसाब से होता है। नॉर्मली मिड टर्म का तो स्केजुअल एमएस का इतना डिफाइन नहीं है एमएस पीएचडी के केस में, लेकिन जो फाइनल है उसका ज़ाहिर है डेट शीट आती है बन के डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वो फिर उसी डेट शीट को हम फॉलो करते हैं। और आई वुड एडवाइस कि मिस ना करें मिड टर्म या फाइनल एग्ज़ाम जो है, बिकॉज़ मैं बहुत बैलेंस एग्ज़ाम बनाने की कोशिश करती हूँ, बहुत टाइम लगा के बनाती हूँ, तो मैं कभी भी दोबारा एग्ज़ाम नहीं लेती किसी भी स्टूडेंट का। तो इफ़ यू आर मिसिंग एनीथिंग यू वुड मोस्ट प्रोबेबली बी वो मार्क्स अगर एडजस्ट होंगे तो किसी किसी डिफरेंट मार्क्स के साथ उसको एडजस्ट करते हैं, एंड नॉर्मली इट गिव्स अ डिसएडवांटेज द स्टूडेंट। सो अगर तो खुदा ना खास्ता कोई मसला है तो दैट इज़ समथिंग एल्स, बट सिर्फ इसलिए कि हाँ तैयारी नहीं हुई या आपका दिल नहीं चाह रहा, तो डोंट एक्चुअली ड्रॉप दीज मिड टर्म्स एंड फाइनल की ये सोच के कि आप बाद में दे देंगे। ओके, सो दीज आर एक्चुअली all the guidelines regarding the guidelines या contents of the courses। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आप में से कितने स्टूडेंट्स पीएचडी के हैं? अपना नाम मुझे बताइएगा जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं। मैम फरहान मोहम्मद फरहान। फरहान मोहम्मद, कौन से उसके साथ कर रहे हैं, किस टीचर के साथ कर रहे हैं आप? प्रोबेबली डॉक्टर सुहेल के साथ है। डॉक्टर सुहेल? जी जी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आप हमारे डिपार्टमेंट के नहीं हैं?
I'm from electrical engineering. डॉक्टर सुहेल कौन से हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग? So Dean है. डीन तो इलेक्ट्रिकल के तो नहीं है, डीन जो है तो आप अच्छा एनीवे मतलब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि क्रॉस डिसिप्लिन जो है वो इस तरह से कर सकते हैं। तो डॉक्टर सुहेल की क्या स्पेशलिटी है, आप किस फील्ड में कर रहे हैं उनके साथ? कंट्रोल सिस्टम्स में है वो, उनके साथ मेरा काम कंट्रोल ओके ओके ठीक है। सिस्टम साइड. तो एनी अदर पीएचडी? नहीं, ओके ओके Yes, जी उस्मान जी। है मैम. There is Usman. Yes, ma'am. उस्मान जफर उस्मान होगा. Yes, ma'am. वो है Sir, किधर? I'm अभी नहीं Usman. है, आज क्लास में नहीं है? Hello. हेलो जी जी। जी जी मैम, मैं उस्मान जफर, हम ऑल स्टूडेंट उस्मान पीएचडी। जफर, ओके। आप किसके साथ कर रहे हैं? सेम डॉक्टर सोहेल के साथ ही। अच्छा, डॉक्टर सुहेल के साथ, ओके। मैं एक्चुअली इसलिए पूछ रही हूँ कि पीएचडीज को नॉर्मली वी नीड टू गिव सम एक्स्ट्रा लोड टू द पीएचडीज बेस्ड अपॉन, तो इसलिए आप दोनों को मोस्ट प्रोबेबली शायद कुछ चीज़ें जो है वो ज़्यादा मिले, बट आई लेट यू नो लेटर ऑन। तो ओके और मैम। फील्ड में सिर्फ इसलिए पूछना चाह रही थी फील्ड के मुझे अंदाज़ा हो कि इफ़ आई कैन गिव यू समथिंग रिलेटेड टू दैट फील्ड, लेकिन कंट्रोल का तो मेरा बिल्कुल कोई बैकग्राउंड नहीं है, बट वी विल सी, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन। ओके, सो अ लिटिल बिट अबाउट माय लैब। अच्छा, इसमें जो है वो बेसिकली ये जो लैब है मेरी, इसका जो टाइटल है दैट इज़ बायो सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटेशनल न्यूरोसाइंस, और इसको जो है वो बाइकॉन्स लैब इसकी एब्रिविएशन है। और उसका जो है वो आप वेबसाइट जो है वो यहाँ पर मौजूद है, एड्रेस यहाँ पर मौजूद है, उसमें आप देख सकते हैं। अंडर ग्रेड के और ग्रेड के दोनों के ज़ाहिर है प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। यहाँ पे जो करंटली हमारे पास थोड़े से ग्रेड के प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे मैं काम कर रही हूँ। एक तो ये कि वन ऑफ द पीएचडी स्टूडेंट्स इज वर्किंग ऑन ब्रेन ट्यूमर एनालिसिस नेटवर्क, और उसमें जो है हमारा बेसिकली जो उसकी थीसिस में हमारा पर्पस है वो ये है कि वी ट्राई टू कम अप विद अ कंबाइंड फ्रेमवर्क जिसके थ्रू हम उसको ब्रेन ट्यूमर को सेगमेंट भी कर सकें, क्लासीफाई भी कर सकें और प्रिडिक्शन भी कर सकें फ्रॉम द इमेजेस जो कि मिल रही हैं, और वो इस तरह का हम फ्रेमवर्क बना सकें कि क्लिनिक्स में भी इवन जो है वो इन पर्पसेस के लिए डॉक्टर को वो असिस्ट कर सके। इसके अलावा एक और स्टूडेंट जो है शी इज़ वर्किंग ऑन अल्जाइमर्स डिजीज़ डेटा, एंड शी इज़ ट्राइंग टू फाइंड कि अगर इंडिविजुअल लेवल पे अगर हमारे पास डिफरेंट अल्जाइमर्स डिजीज़ के पेशेंट्स का डेटा मौजूद है तो कैन वी प्रिडिक्ट कि अगर किसी का माइल्ड कॉग्निटिव, यानी इफ़ देयर सम डिफरेंस बिटवीन द डेटा स्टार्टिंग फ्रॉम माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट MCI जिसको हम कहते हैं, जिसका बेसिकली मतलब सिर्फ ये होता है कि जब अल्जाइमर्स का बिल्कुल पहला स्टेज होता है और फिर उसके बाद ये जो है वो डिटेरियोरेट होते होते जो है वो डिमेंशिया तक पहुंच जाता है। सो व्हाट वी वुड लाइक टू सी इज कि अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप का जो है बेसिकली देयर आर डेटा सेट्स अवेलेबल जिसमें लॉन्गिट्यूडनल डेटा होता है विच इज़ डेटा ऑफ द सेम सब्जेक्ट टेकन ओवर नंबर ऑफ ईयर्स, कि 1-2 साल में जो है वो पर्सन का डेटा लिया गया है व्हेन द पर्सन हैज़ MCI, और फिर वो डेवलप होते होते जो है वो थोड़ा मतलब वर्स होता चला जाता है। तो वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन दिस केस के जो वो डिफरेंट स्टेजेस हैं, क्या उनको हम इंडिविजुअल लेवल पर MCI से अल्जाइमर्स का जो लेटर स्टेज है उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नहीं, या रिलेट कर सकते हैं कि नहीं, और समथिंग लाइक दिस। और इसके अलावा जो है कपल ऑफ स्टूडेंट्स आर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट ऑन नेचुरलिस्टिक स्टिमुलाई, और नेचुरलिस्टिक स्टिमुलाई बेसिकली इस तरह की स्कैन्स हम नेचुरलिस्टिक स्टिमुलाई जो है दैट इज़ द केस व्हेन यू आर स्कैनिंग द ब्रेन इन द केस के जब हमारा जो भी पेशेंट, नॉट पेशेंट, जो पार्टिसिपेंट है या जो भी सब्जेक्ट है दैट इज़ डूइंग सम नेचुरल एक्शन, क्योंकि बेसिकली इससे पहले जो था नेचुरलिस्टिक स्टिमुलाई जो है ये कुछ सालों में ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। इससे पहले जो था सबसे पहले जो काम ब्रेन के रेलेवेंट होता था वो टास्क बेस्ड काम होता था कि डिफरेंट कंट्रोल टास्क जो थे वो डिफाइन होते थे। फॉर एग्जांपल
कोई भी जो पार्टिसिपेंट है उसको 1 सेकंड के बाद जो है वो तस्वीर दिखाई जा रही है, और मेमोरी का टास्क है तो इसका मतलब है कि उसको ये कहा जा रहा है कि अच्छा अब ये याद रखें कि 2 स्टेप पहले कौन सी तस्वीर थी, अब बताइए इससे मैच कर रही थी कि नहीं कर रही थी। या ये कि अगर ऑडियो है तो उसको कोई वर्ड सुनवाए जा रहे हैं एंड देन उससे यही पूछा जा रहा है कि आप वर्ड जो थे वो सिमिलर थे कि नहीं थे। या ये कि कोई तस्वीरें दिखा के इमोशंस को जज किया जा रहा है कि अच्छा हर 1 सेकंड के बाद जो है वो तस्वीर चेंज हो रही है, द पिक्चर कैन बी something very pleasant or something which is not that pleasant, और फिर उसके बाद इमोशनल स्टेट्स को किया जा रहा है। सो दीज वर द टास्क बेस्ड काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट। और जो दूसरी साइड थी वो ये थी जिस पे मैंने काम किया था अपनी पीएचडी पे, दैट इज रेस्टिंग स्टेट, कि जब आपका ब्रेन बेसिकली कुछ नहीं कर रहा, व्हेन यू आर जस्ट थिंकिंग, तो उस केस में जब आप ब्रेन को स्कैन करते हैं और उसका डेटा लेते हैं तो देयर आर सर्टेन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन दैट केस ऑल्सो। ठीक है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन कि ये जो नेचुरलिस्टिक स्टिमुलाई है, दिस इज काइंड ऑफ इन बिटवीन दोज टू। क्योंकि टास्क बेस को लोगों ने अब थोड़ा सा रिजेक्ट तो नहीं कह सकती, लेकिन थोड़ा सा कम कर दिया है, बिकॉज टास्क बेस में आप कंट्रोल काम करवा रहे होते हैं, तो जो आइडिया है इसके, दिस इज नॉट द नेचुरल पिक्चर ऑफ व्हाट द ब्रेन वुड बी डूइंग अगर नेचुरली इसको छोड़ दिया जाए किसी भी एनवायरनमेंट में। तो ये नेचुरलिस्टिक स्टिमुलाई में जो के केस में जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, दैट इज in a situation when someone is undergoing the naturalistic phenomena. For example, आप मूवी वॉच कर रहे हैं और which is something that happens in your life, के कोई भी चीज़ वॉच, फॉर एग्जाम्पल आप अभी लेक्चर सुन रहे हैं, ठीक है, सो दिस कैन बी वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट कि आप लोगों का जो है वो लेक्चर सुनते वक्त यू हैव सम काइंड ऑफ डिवाइस ऑन योर हेड, या ये कि आप स्कैनर के अंदर हैं और वहाँ पर आपको जो है वो आवाज़ आ रही है, एंड देन वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि आपका कंसंट्रेशन लेवल जो है वो कितना है, आपके ब्रेन में जो है वो जो सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं रिलेटेड टू कंसंट्रेशन वो किस तरह के हो रहे हैं, या ये कि देयर आर अदर जो आपके ऑडिटरी सिग्नल्स हैं वो कितने हो रहे हैं, अटेंशन के कितने हो रहे हैं, या ये कि अभी तो फ़िलहाल हमारे पास जो है वो मतलब ठीक है कि हमारी अपनी वीडियो नहीं है, लेकिन आप वीडियो देख तो रहे हैं बिकॉज यू हैव दिस स्क्रीन अवेलेबल जिसमें ये हो रही है, तो विजुअल जो है उसके अंदर किस तरह के इमेजेस बन रहे हैं। सो दिस कैन बी वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट जो कि नेचुरलिस्टिक स्टिमुलाई का एक्सपेरिमेंट है, एंड दिस इज समथिंग विच हैपन्स इन रियल लाइफ ऑल्सो। तो अभी कुछ अर्से पहले से जो है वो मैंने इसके ऊपर भी काम करना शुरू किया, क्योंकि इससे पहले मेरा रेस्टिंग स्टेट पे था। मेन आइडिया जो मेरा सारी की सारी रिसर्च का है, जो कि एमएससी या पीएचडी ग्रेड रिसर्च है, वो है यही कि हाउ टू अंडरस्टैंड एक्चुअल ब्रेन फंक्शंस, नॉट द फोर्स फंक्शन के जो हम खुद करवाते हैं, बल्कि ये कि एक्चुअल में ब्रेन में क्या कुछ हो रहा होता है। तो रेस्टिंग स्टेट भी कहा जाता है कि दैट इज समथिंग विच गिव्स यू द पिक्चर ऑफ इंट्रिंसिक ब्रेन फंक्शंस, कि जब ब्रेन खुद ही काम कर रहा है, कि आप कुछ भी नहीं करवा रहे, तो उस वक्त जो कुछ भी है दैट इज समथिंग विच इज नेचुरल टू द ब्रेन। लेकिन उसके साथ साथ जो है वो लेकिन दैट इज समथिंग विच इज अगेन नॉट रियलिस्टिक इन द सेंस कि वो काम के वक्त तो हमें नहीं बता रहा ना। तो ये जो नेचुरलिस्टिक स्टिमुलाई में एक वी आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन 2 डेटा सेट अभी फ़िलहाल जो है। एक तो डेटा सेट हम अच्छा ओपन एक्सेस डेटा सेट पे काम करते हैं। मेन रीज़न जो है वो ये है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है कि हम डेटा जो है वो कलेक्ट कर सकें, ख़ासतौर पे फंक्शनल एमआरआई का या एमआरआई का डाटा जो है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मशीन है और एनवायरनमेंट चाहिए। सो वी वर्क विद ईईजी डेटा अगर हम खुद से कलेक्ट करना चाहें तो, और अदरवाइज जो है वी जस्ट वर्क विद ओपन एक्सेस डाटा सेट। तो जो 2 डाटा सेट्स जो हैं वो जिनके साथ अभी मैं काम कर रही हूँ, दे आर मूवी वॉचिंग डेटा ही है, लेकिन एक में जो है वो नंबर ऑफ मूवीज़ जो है वो पार्टिसिपेंट्स ने वॉच किए हैं, दे आर लॉन्ग ड्यूरेशन, मतलब 1 आवर के मूवी वॉचिंग का डेटा सेट है। और उसमें हम क्लासिफिकेशन वगैरह भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लेबल्स भी प्रोवाइड किए हैं। अब आपने से खैर आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप लोगों को अभी क्लासिफिकेशन या इस तरह की चीज़ों का आइडिया होगा, बट द थिंग इसके वो डेटा सेट जो है उसको हम यूज़ कर रहे हैं। एंड देन देयर इज़ अनदर डेटा सेट जिसमें डिफरेंट एज के लोगों को, नॉट इवन यानी एडल्ट के अलावा जो है वो किड्स को भी मूवी दिखाई गई है, एनिमेटेड मूवी फॉर 5 to 6 मिनट्स के लिए।
और उस वक्त स्कैन किया गया है. सो दैट डाटा सेट एक्चुअली कैन गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ द डिफरेंसेस और द सिमिलैरिटीज इवॉल्व इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ के आप बच्चे हैं तो उसमें किस तरह से रिस्पॉन्ड हो रहा है और वहाँ से लेकर आगे तक कहाँ पे जाते हैं. तो ये जो है बेसिकली मेजर अभी फ़िलहाल जो है वो रिसर्च टॉपिक्स हैं, रिसर्च आइडियाज़ हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं. इसके अलावा ये जो पिक्चर मैंने यहाँ पे डाली हुई है, दिस इज़ एक्चुअली माय फर्स्ट MS का जो मेरी का रिसर्च थी, उसमें हमने डेटा कलेक्ट किया था स्टूडेंट्स से यूजिंग EEG डिवाइस. मेरे पास एक जो है वो 16 चैनल की EEG डिवाइस अवेलेबल है. EEG डिवाइस इज़ जस्ट लाइक ECG. जिस तरह आप ECG में इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसको हम हार्ट के ऊपर लगा के सिग्नल लेते हैं, तो EEG जो डिवाइस होती है, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम बेसिकली पूरा वर्ड है, तो वो भी हम इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं ऑन योर हेड. और उसके बाद जो डेटा जो ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स की फायरिंग हो रही होती है उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल पल्सेस जनरेट होती हैं और उन पल्सेस को बेसिकली हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट यानी आप समझ लें कि फ्लो करता है तो उसको कंट्रोल करते उसको मेजर करते हैं. तो जो पहला जो मेरा काम था उसमें वी कलेक्टेड द डेटा फ्रॉम द स्टूडेंट्स. हमने फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो थे IST में आए थे उनसे डेटा कलेक्ट किया था. एंड हमने एक एक्सपेरिमेंट का भी डेटा कलेक्ट किया था और वी जस्ट वांटेड टू सी के EEG सिग्नल जो है उसकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड से हम ये फिगर आउट कर सकते हैं कि स्ट्रेस में हैं स्टूडेंट्स के नहीं है. तो हमने उनको बेसिकली कुछ एक्सपेरिमेंट में उनको कुछ कहा था कि अर्थमेटिक वो टास्क करें, मेंटल थिंकिंग करके जो है कि 2+4 कर दें, 5+6 कर दें और आंसर जो है वो उसका टाइप करते जाएं या सेलेक्ट करते जाएं. और हमने उसमें उनको 2 तरह के टास्क दिए थे. एक में हमने उनको कहा था कि आपको टाइम की कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, आप जो मर्जी जितनी भी देर में कुछ कर सकते हैं. और दूसरे में जो है वी एक्चुअली टोल्ड देम कि इतने ही टाइम में आपने करना है. और देयर वर मल्टीपल MCQs जो थे वो अवेलेबल थे और दे वर जस्ट वर्किंग विद देयर ब्रेन. एंड द आइडिया वाज कि और बेसिकली जो टेस्ट बनाया था मैंने उसमें बिल्कुल इक्वल लेवल की क्वेश्चंस थे, यानी देयर वर नो डिफरेंस एट ऑल क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी में. लेकिन एक तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस जो थी वो टाइम लिमिटेड जो वो था एक्सपेरिमेंट था उसमें अच्छी नहीं थी एज़ कम्पेयर टू जिसमें हमने टाइम का फैक्टर नहीं डाला हुआ था, जिसमें हमने उनको और हालांकि किया उन्होंने दोनों ही सही सेम टाइम पे था. लेकिन जहां वो क्लिक हो रहा था टाइम के जी अब इतने सेकंड्स रह गए इतने सेकंड्स रह गए, वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली कम हो गई थी, उनके अच्छे स्कोर्स नहीं आए थे. एंड देन EEG डेटा से जो है हमने डिफरेंट फ्रिक्वेंसी बैंड से ये चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश की थी कि क्या वर दे अंडर स्ट्रेस ड्यूरिंग दोज टाइम्स के जब उनको वो लिमिटेड टाइम का एग्ज़ाम दिया गया था. और सिर्फ लिमिटेड टाइम के एग्ज़ाम में सिर्फ टाइम की कंस्ट्रेंट नहीं थी बल्कि हम उनको फीडबैक भी दे रहे थे. अगर किसी ने को गलत किया है तो उसको लिखा हुआ आ जाता था कि यू शुड ट्राई टू डू बेटर और थिंग्स लाइक दिस. सो एंड देन वी फाउंड के जो जब परफॉर्मेंस डिटेरियोरेट हुई थी तो उनका जो स्ट्रेस लेवल था वो वाकई बढ़ गया था. सो फॉर दैट वी एक्चुअली रिपोर्टेड के हमने पब्लिकेशन की थी जिसमें भी रिपोर्टेड के हमारा जो है वो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी के जो एग्ज़ाम परफॉर्मेंस है लिमिटेड टाइम एग्ज़ाम में स्ट्रेस की वजह से स्टूडेंट्स में perform worse than that they would perform otherwise. So this was an interesting study. लेकिन this was the study मेरा ख्याल है वाहिद स्टडी थी जिसके लिए मैंने डाटा लिया था. MS की स्टडी के लिए, अंडर ग्रेड की स्टडी के लिए हम डाटा लेते हैं बट दोज आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टडी. वो रिसर्च बेस्ड नहीं होती, वो ज़्यादा डेवलपमेंट से रेलेवेंट होती. ओके, सो दिस इज़ एक्चुअली ये सारा जो है बताने का मतलब मेरा काम जताने का मकसद मुझे सिर्फ और सिर्फ ये था कि इसमें आई वुड बी रेफरिंग टू सम ऑफ माय रिजल्ट्स इन डिफरेंट टॉपिक्स, तो आपको थोड़ा सा पता हो कि मैं कर क्या रही हूँ और किस किस्म का डेटा है. फॉर एग्जांपल आई वुड बी रेफरिंग टू EEG डेटा. बहुत दफ़ा जो है मैं बात करती हूँ, या ये कि डिफरेंट टाइप्स के जो है वो डेटा सेट्स की हम डेटा सेट्स की तो बात नहीं करेंगे. आई वुड नॉट टॉक अबाउट कि अच्छा ये अल्जाइमर्स का है तो इसको आपने ऐसे करना है वैसे करना है, बट इन जेनेरिक term में जो है I will talk about them. And then if some of you are interested in these kinds of
project, तो you can always come and talk to me, and अगर आप thesis करें या ना भी करना चाहें तो you can actually work just जो है just for your own I don't know interest or something like this. Okay, now we will start the class. Okay, so we will start with a very basic topic. जो है सबसे पहले जो है we will talk about vectors and linear equations. Okay, vectors का तो आपको idea. Okay, let me start to write. Slide पे बाद में दोबारा आते हैं हम. Okay, so let's suppose कि मेरे पास दो equations हैं. I have these two equations, x minus 2y equal to 1, ठीक है, and 3x plus 2y equal to 11. How would you solve them? सबसे आसान तरीका क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? सर जी मैम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और y की वैल्यू निकाल. ओके, इक्वेशन 1 को 3 से कर दें. वैसे तो ये भी है कि अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो y कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा, राइट? मैम ये भी हो सकता है, y को कैंसिल ये भी करके हो x की सकता है, वैल्यू और ठीक है फिर ना y. जी. या फिर ये कि 3 से मल्टीप्लाई करके और x को पहले कैंसिल करते हैं और वहां से फिर y आ जाएगा, ठीक है. दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव बीन डूइंग, स्पेशली अगर आपके पास दो इक्वेशंस होती हैं तो बहुत ज़्यादा आसान होता है, ठीक है. बट दिस इज नॉट द ओनली वे टू सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है, कि हमारे पास जो है देर आर और हम बेसिकली यू विल सी के वी विल टॉक अबाउट दीज इक्वेशंस अगेन एंड अगेन, वेक्टर्स, इक्वेशंस, एवरीथिंग, बिकॉज जिस तरह से अभी शुरू में मैंने टॉपिक्स में ये थोड़ा सा मेंशन किया था कि वी विल try to see how the signals can be represented as a vectors, और वो क्यों हम करना चाहते हैं, because once we have established the facts कि जो signals हैं हमारे पास वो vectors की form में लिखे जा सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप जो सिग्नल प्रोसेसिंग है दैट एक्चुअली बिकम्स द प्रोसेसिंग ऑन द वेक्टर्स, और जो प्रोसेसिंग ऑन द वेक्टर्स का मतलब है कि आप लीनियर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स को उसके ऊपर अप्लाई करके चीज़ों को करवा सकते हैं. एंड दैट इज़ एक्चुअली द ब्यूटी ऑफ दिस कोर्स के ये एक्चुअल में होता है, मतलब लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, दीज आर द टू मैथ्स थिंग्स, मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपके रियल लाइफ में ये सारे मशीन लर्निंग वगैरह में यूज़ होते हैं. और उसके अलावा प्रोबेबिलिटी जो है, रैंडम वेरिएबल्स, इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं. सो लेट मी एक्चुअली राइट some other ways of doing this. Okay, line ही नहीं लग रही मुझसे. Okay, so ओके, और ये टॉपिक जो है वो मैंने लिया है इंट्रोडक्शन टू लीनियर अलजेब्रा की बुक है गिलबर्ट स्ट्रैंग की. आपको जब मैं नोट्स दूंगी तो नोट्स में मैंने लिखा हुआ अभी ये चैप्टर 2 में से, तो आप चाहें तो वहाँ पे ये एग्जांपल, मेरा ख्याल है मैंने एग्जांपल पूरी की पूरी डिटो वहीं से उठाई है. सो इफ़ यू वांट यू कैन गो एंड लुक इनटू दैट आल्सो. आप लोगों के पास लीनियर अलजेब्रा, इंट्रोडक्शन टू लीनियर अलजेब्रा मुझे सॉफ्ट कॉपी नहीं मिली, सो आपके पास मोस्ट प्रोबेबली हार्ड कॉपी होगी या सॉफ्ट जो भी होगी, तो यू कैन गो एंड लुक ऑन इनटू इट योरसेल्फ. अच्छा, अब देयर आर नंबर ऑफ वेज ऑफ सॉल्विंग इट. एक तो सबसे पहला ये तरीका हो गया जो कि आपको ऑलरेडी पता है. दूसरा जो तरीका हो सकता है वो क्या हो सकता है कि वी कैन हैव द रो पिक्चर. अच्छा, ओके, रो पिक्चर का क्या मतलब है कि इफ आई लुक into row wise, I have two rows. This I can write it as row 1 and this as rows 2. अच्छा, now रो पिक्चर का क्या मतलब है कि व्हाट आई कैन डू इज, अब आपको पता है कि ये वाली, लेट्स सपोज कि आई आस्क यू कि आप इसको, ये जो पहली वाली इक्वेशन है इसको प्लॉट करें. हाउ वुड यू प्लॉट इट? आपका एक एक्स एक्सेस होगा एंड देन यू विल हैव वाई एक्सेस, ठीक है. अच्छा, अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो किस तरह की वो बनेगी? दिस इज एक्चुअली 0. सो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस लाइन? कोई बता सकता है? हाउ, और चलें ये बताएं मुझे कि हाउ डू आई स्टार्ट टू प्लॉट. अगर आपको मैं ये कहती हूँ कि x माइनस 2y को प्लॉट करना है तो आप कैसे प्लॉट करेंगे? मैम फॉर फर्स्ट इक्वेशन हम x के एक्सिस पे 1 लिखेंगे और y के एक्सिस पे 2, ओके नेगेटिव ओके एक्सिस में सर. ठीक है मैम.
ओके तो ये कांस्टेंट जो 1 हमारे पास है, इसका नहीं मैं पता किस जगह पे लगे। ओके, एनीवन एल्स? मुझे एक ही आवाज आ रही है। आपका नाम क्या है? मैम आजिश। आजिश जी। आजिश के अलावा एनीवन एल्स? हम डिफरेंट वैल्यूज इंसर्ट करके देखेंगे y की और x की, फिर जो जो पॉइंट्स हमारे पास आते जाएंगे हम प्लॉटिंग करेंगे। ओके ओके, ठीक है। सो सो द बेसिक जो सबसे आसान चीज मुझे लगती है वो ये कि आई जस्ट पुट वन ऑफ देम इक्वल टू 0, ठीक है, और दूसरी की निकाल लूं। फॉर एग्जांपल इफ आई पुट x इक्वल टू 0, तो मेरे पास y क्या आ जाएगा? -12। सो इट इज एक्चुअली टेलिंग मी कि जो ये पूरा x 0 है, अगर मैं x को जो है वो 0 ले रही हूँ तो उस केस में y इज एक्चुअली -12, ठीक है, यहाँ पे कहीं पर आ रहा है। ओके, इसके अलावा जो है अगर मैं y को 0 ले रही हूँ तो x क्या आ जाएगा मेरे पास? 1। सो इट मीन्स के y जो हमारे पास ओके 0 है, तो उस केस में x की वैल्यू जो है वो 1 है। एम आई राइट? ये वाला जो आपके पास ओके, देखिए दिस इज एक्चुअली द पॉइंट 0 एंड -12, ठीक है, एंड दिस इज द पॉइंट 1 एंड 0। ये तो समझ में आ रहा है ना एवरीवन? किसी को जी अगर ये मैम। नहीं समझ यस में आ रहा तो लेट मी नो। ओके, ठीक है। इसके अलावा जो है व्हाट वी कैन डू इज के अगेन हम कुछ और पॉइंट्स जो है उसको वो कर सकते हैं फॉर एग्जांपल। लेकिन मुझे ना थोड़ा सा देखिए यहाँ से फौरन पता चल गया, एंड बिकॉज दिस इज अ लीनियर इक्वेशन सो आई नो कि इट विल गो समथिंग लाइक दिस, बिकॉज ऑफ द रीजन के हमारे पास जो है वो इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन है, तो जाहिर है कि स्ट्रेट लाइन नहीं लग रही होगी। सो दिस एक्चुअली गिव्स यू द आइडिया अबाउट कि आप इसको कैसे प्लॉट कर सकते हैं। अगर फर्ज करें कि मैं x को 1 रखती हूँ तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y? जी, कोई बताएगा? अगर x को 1 रखती हूँ तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y? यहाँ से देख के बता दें। 0 मैम। 0 हो जाएगी, ठीक है। सो इट मीन्स के हमारे पास जो है वो जो कि यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, हमने ऑलरेडी प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो है अब अगर x को आप इसी तरह से x को 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, तो यू विल एक्चुअली गेट द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन। ओके, नाउ इफ आई आस्क यू टू प्लॉट दिस लाइन, ये कैसे बनेगी? चले मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये x और y एक्सिस को कहाँ टच करेगी। जी, एनीवन? Where will it touch at x axis? x axis को टच करने का क्या मतलब है? कि y 0 होना चाहिए, राइट? यस मैम। Okay, so what will be the value when y is 0? 11/3 मैम। 1/3 आ जाएगा। ओके, सो इसका मतलब है कि ये जो दूसरी वाली लाइन है ये इसको लेट मी मेक इट इन अनदर कलर। इट विल बी समथिंग लाइक दिस। अगर मैं x को 0 करती हूँ तो y एक्चुअली बिकम 11/2 आएगा। 11/2, ठीक है, बिकॉज आपके पास ये वाली इसकी बात कर रही हूँ ना मैं। सो या इन अदर वर्ड्स ये दिस विल बी समथिंग 5.5 हो जाएगा। सो दिस इज समवेयर हियर, लेट्स सपोज ये ज़ाहिर सही मैं नहीं बना रही, बट दिस इज एक्चुअली द पॉइंट के जब आपके पास, नहीं गलत कर रही हूँ, सॉरी, x 0 होगा तो उल्टा कर रही हूँ मैं। पूछा मैंने, मेरा ख्याल है कुछ और था आपसे। एनीवे, सो x जब 0 हो जाएगा तो y इज 5.5, सो इट इज समथिंग समवेयर हियर। एंड जब y 0 हो जाएगा तो उस केस में x जो है वो आप में से जिसने भी बताया था ठीक बताया था, 11/3 हो जाएगा, विच मीन्स के दैट इज एक्चुअली समथिंग 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स के इट विल बी समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर जो है वो आपके पास 3 पॉइंट क्या आ जाएगा, 3 3 9 एंड 3.6 आ जाएगा। सो इन अदर वर्ड्स ये वाली लाइन जो है वो कुछ इस तरह से होगी। नाउ इफ आई ड्रॉ दीज लाइन्स,
In that case basically मेरे पास solution क्या है? Solution is this point. Whatever this point is, और जाहिर है कि अगर आप इसको प्लॉट कर रहे हैं स्केल के ऊपर और आपने सही इक्वल डिस्टेंस पे ये सारे पॉइंट्स लगाए हुए हैं तो यू शुड बी एबल टू फिगर आउट कि ये वाला जो है वो पॉइंट क्या होगा. आप एक्स से करेंगे, यहाँ पर वाई से करेंगे, एंड यू विल सी कि जो भी आपको सोल्यूशन इधर मिला था जस्ट बाय सॉल्विंग इट सिंपली बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो हम पहले कर रहे थे, वही सोल्यूशन जो है वो हमें यहाँ पर मिल रहा होगा. बट दिस इज एन अदर way of solving the same thing. We are actually trying to establish the fact कि आपके पास geometrically आप सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं, मैथमेटिकली जो हमने वो करके देख लिया है, एंड देन देयर आर अदर वेज ऑफ डूइंग दिस आल्सो. इसमें एंड वी विल टॉक अबाउट देम जस्ट नाउ. तो इसमें लेकिन एक जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे जो रो पिक्चर है इसको हम हमेशा वी विल नॉट बी डूइंग मच ऑन दिस पिक्चर, बट यू शुड जस्ट नो कि इसको सॉल्व करने का जो एक तरीका ये हो सकता है कि यू जस्ट प्लॉट एवरीथिंग एंड देन व्हेन एवर देयर आर इंटरसेक्टिंग you find ke they are this is the solution. And what happens if they are not intersecting? फिर क्या होगा? अगर फर्ज करें कि लाइंस इंटरसेक्ट ना कर रही हो तो इसका क्या मतलब होता है कि there is no solution? Any idea? Any guesses? जी? Probably there is no solution then. There is no solution कि जो दोनों लाइन पे फिट आ रहा हो. ठीक है, डेफिनेटली देयर इज नो सोल्यूशन. और वो वी विल सी कि अगर नो सोल्यूशन वाली सिचुएशन होती है तो उसमें बेसिकली हम देखेंगे कि लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को कभी भी टच नहीं कर रही होंगी. अगर इफ़ दे आर पासिंग थ्रू दे आर कटिंग ऑन अ सिंगल पॉइंट तो इसका मतलब है कि देयर इज़ वन सोल्यूशन. और जाहिर है कि अगर दो लाइंस हैं तो या तो वो एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रही होंगी या ये कि वो नहीं एक दूसरे को टच कर रही होंगी. ठीक है, अदरवाइज तो सोल्यूशन या तो एक सोल्यूशन होगा या फिर सोल्यूशन जो है वो होगा ही नहीं. एनीवे वी विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स लेटर ऑन. और इस केस में जो हम प्लॉट कर रहे हैं बेसिकली ये जो दो लाइंस हमने प्लॉट की हैं दे कैन बी, अभी तो हमारे पास क्योंकि दो वेरिएबल्स थे ना एक्स और वाई, तो इस केस में हमारे पास लाइंस आई हैं. अगर आपके पास तीन वेरिएबल्स होते हैं वी विल प्लॉट ट्राई टू गो इनटू 3 डायमेंशंस आल्सो, उसके प्लॉट भी आप देखेंगे. तो उस केस में क्या होता है कि वी वुड हैव इंस्टेड ऑफ लाइंस हमारे पास जो है वो कोई प्लेन होता. तो उस केस में या ये कि अगर उससे आगे डायमेंशन में आप जाते हैं तो फिर आपके पास जो है वो सर्फेसेस स्टार्ट हो जाते हैं. ऑल ऑफ दीज आर एक्चुअली कॉल्ड हाइपर प्लेन्स. और हाइपर प्लेन्स की अगेन देयर इज अनदर ब्रांच ऑफ लीनियर अलजेब्रा या ये कि जिसमें आप हाइपर प्लेन्स के साथ डील करते हैं एंड वी ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन. और इस कोर्स में भी वी विल टच इट at times, लेकिन खैर वो आगे जाके आ रहा होगा. Another way of solving these two equations can be column picture. ठीक है, अच्छा, now what does it mean by column picture? Let me write down the equations again. Okay, so I had this equation and I have दिस इक्वेशन. अब अगर मैं इसकी कॉलम पिक्चर बनाना चाहती हूँ आई कैन राइट दैम कंबाइन. ठीक है, इन दोनों को मैं इकट्ठा लेके आई कैन राइट इट दैम एज, देखें एक्स मैं यहाँ से कॉमन निकाल सकती हूँ पहले वाले उससे, एंड आई हैव 1 and 3. ठीक है, प्लस वाई टाइम्स -2 and 2 which is equal to 1 and 11. ठीक है, सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग आई हैव, अब पिछले केस में क्या था देयर वर 2 रोज, अब मेरे पास क्या है दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2. सो पिछले केस में हमने क्या देखा था कि आपके पास जो है वो बेसिकली रो 1 और रो 2 थे और रो 1 और रो 2 को प्लॉट करके जो है वो आपको सोल्यूशन मिल रहा था. अब इस केस में व्हाट वी आर सीइंग इज कि हमारे पास ये जो कॉलम 1, अगर मैं कॉलम 1 को x से मल्टीप्लाई करूं और कॉलम 2 को y से मल्टीप्लाई करूं देन आई एम गेटिंग दिस थिंग एंड लेट मी कॉल इट b, सम वेक्टर b. तो ये जो है वो b मुझे मिलना चाहिए. सो द सोल्यूशन एक्चुअली इज
अवेलेबल इन दीज x एंड y, कि जिसको आप कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और इसको हम क्या कह सकते हैं, आप लोगों ने ये चीज़ पहले भी की होगी कि दिस इज एक्चुअली द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम्स ऑफ द सिस्टम के से जो भी जितने भी कॉलम्स आपके पास बन रहे हैं उसको लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं। और लीनियर कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है कि वी आर ट्राइंग टू फाइंड सच x एंड y के जो कि जब इनसे हम मल्टीप्लाई करें तो वो हमें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए। ठीक है, सो इन दिस केस अगेन अगर आप इसको दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश करें एंड यू ट्राई फॉर द टाइम बीइंग डेफिनेटली यू डोंट नो हाउ टू फाइंड x एंड y। आगे जाके जब हम इस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा जो है हम डिस्कस करेंगे बिकॉज ऑफ द रीजंस के ये जो कॉलम हमारे पास आ रहे हैं वी कॉल दैम एक्चुअली वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एंड द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वेक्टर्स वी विल सी के देयर आर सर्टेन वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर्स के जिनके लीनियर कॉम्बिनेशन से हम हर तरह का जो है वो वेक्टर जनरेट कर सकते हैं ऑन द राइट हैंड साइड। बट फॉर द टाइम बीइंग वी आर जस्ट सेइंग कि अच्छा अगर हम गैस करने की कोशिश करें तो यहाँ जो है आई कैन गैस कि अगर मेरे पास जो है वो इफ आई हैव x की वैल्यू 3 हो और y की वैल्यू 1 हो तो इन दैट केस आई वुड हैव जो राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगी। और इस केस में देखें व्हाट एक्चुअली वी कैन डू इज अगेन इसमें भी थोड़ा सा हम प्लॉटिंग अगर करना चाहें तो हम कर सकते हैं। हाउ यानी इन अ डिफरेंट वे कि अब आप देखें आपके पास क्या हो रहा है कि वी हैव लेट मी प्लॉट दिस हियर। ओके, सो अब मेरे पास जो है पॉइंट्स किस तरह से हैं। आई हैव बेसिकली ये मेरे पास जो C1 है कॉलम 1 है उसका x पॉइंट क्या है 1 है। और जो आपके पास देखें व्हाट वी आर सेइंग इज कि हमारे पास जो है वो ये 2 डायमेंशनल वेक्टर्स आए हैं। ये फर्स्ट डायमेंशन का कंपोनेंट है और ये सेकंड डायमेंशन का कंपोनेंट है। तो इसका क्या मतलब है कि आई कैन प्लॉट x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 3, ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, जो दूसरा वाला है उसमें अब आप देखें कि दिस इज नॉट द सेम काइंड ऑफ प्लॉट जो कि हमने रो को देख के किया था। रो में वी वर एक्चुअली टेकिंग द वैल्यूज ऑफ द 2 एक्सेस और उसमें हम पॉइंट बाय पॉइंट करके लाइन को प्लॉट कर रहे थे। हेयर वी आर एक्चुअली टेकिंग दिस एज अ वेक्टर और उस वेक्टर के जो हमारे पास एंड पॉइंट्स हैं उसको हम प्लॉट कर रहे हैं। 1 और 3 यहाँ से आ गया, -2 और 2 अगर आप करते हैं तो इसका मतलब है -2 यहाँ पर है और नहीं गलत हो गया, -2 यहाँ पर है और 2 जो है वो इधर हो जाएगा कहीं पर। लेट्स सपोज के 2 यहाँ हो जाएगा, 3 से थोड़ा पहले आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ओके लेट मी एक्चुअली राइट डाउन द पॉइंट्स। यानी आई हैव दिस x जो पहला पॉइंट है 1 3 वो यहाँ कहीं होगा। 1 इज एक्चुअली दिस जो मेरे पास इस डायरेक्शन में है और 3 is in this direction, so it is somewhere here. And then the other point is -2 and 2, -2 on x-axis and 2 on y-axis, so it will be somewhere here, -2 and 2. And the other point is 1 and 11 जो आपके पास राइट हैंड साइड पर है, so that is actually equal to 1 and 11 समवेयर हेयर। अब ज़ाहिर है ये मैं इस एक्सेस जो है वो मैं बिल्कुल सही से जो है वो प्लॉट नहीं कर रही। और इन पॉइंट्स को जब आप ना कंबाइन करते हैं बाय यूजिंग दैट वो जो वेक्टर वाला जो रूल था कि आप रेक्टेंगल को कंप्लीट करें और वहाँ से जो है आप वो निकालने की कोशिश करें तो यू विल फाइंड दीज एक्स एंड वाईज। ठीक है, बट दैट इज नॉट व्हाट वी विल बी डूइंग। बट जो यहाँ से जो चीज़ आपने सिर्फ और सिर्फ अभी फिलहाल याद रखनी है इस कोर्स के लिए, इस क्लास के लिए, वो ये है कि अगर आप इन इक्वेशंस को एज कॉलम्स इनके जो है डिफरेंट जो वैल्यूज़ हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं उनको एज अ वेक्टर लिख पाएँ तो आपके पास जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द वेक्टर्स जो हैं ऑन द लेफ्ट उससे आपको राइट साइड पे जो है वो उसके इक्वल करना होता है इन ऑर्डर टू सॉल्व दैट। ओके, अनदर वे
विच इज़ द लास्ट वे जो कि हम आज करेंगे. अगेन ये वाली चीज़ आई एम 100% श्योर कि आपने की हुई होगी, बट मे बी नॉट विद द रेफरेंस ऑफ इक्वेशंस और मे बी विद द रेफरेंस ऑफ इक्वेशन. मुझे नहीं आइडिया कि आपने अंडरग्रेड में जो है वो मैथ ने कितना किस हद तक किया था. बट लेट्स सपोज के अब मेरे पास क्या इक्वेशन है, x - 2y = 1 और क्या थी दूसरी, क्या थी 3x plus 2y = 11. Another way I can write these equations is in the form of matrix, vector multiplication on the left hand side and right hand side पे तो जो equation है वो है. इसको कैसे solve कर सकते हैं ये तो आप सबको पता है जी. ओके, लेट मी जस्ट assume कि ये जो मैट्रिक्स है ना इसको मैं नाम दे देती हूँ A का. ये जो मेरे पास वेक्टर है. अच्छा, अब इस कोर्स में जो एक चीज़ लेट मी जस्ट डिफाइन इट नाउ. वैसे तो खैर हम आगे जाके भी इसको वो देखेंगे कि जो भी मैट्रिक्स तो आपको पता है ठीक है इस कोर्स में, लेकिन जो ये जो सिंगल कॉलम की फॉर्म में जो आपके पास मैट्रिक्स है ना इसको हम वेक्टर का वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए और करेंगे थ्रू आउट, बिकॉज दिस इज़ नॉट फॉर दिस कोर्स ओनली. एक्चुअली वेक्टर्स जो हैं दे आर एक्चुअली डिफाइंड एज द कॉलम वेक्टर्स जो होते हैं. और इसके लिए जो नोटेशन हम यूज़ करेंगे दैट विल बी सम स्मॉल लेटर विद एन अंडर बार. आप अपनी बुक में अगर देखें तो वो स्मॉल लेटर को वो कर देते हैं बोल्ड में कर देते हैं, लेकिन ये कि यहाँ पे क्योंकि बोल्ड में लिखने की हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. सो व्हाट आई वुड डू इज़ कि मैं इसको अंडर बार के साथ लिखा करूँगी एंड देन आई कैन राइट दिस वन एज बी कर दूँ या वाई कर दूँ. लेट मी एक्चुअली राइट इट वाई. It actually doesn't matter. So now how अब aim क्या है, हमने x निकालना है ठीक है. अननोन तो x है ना. अब उसको तो how do I find x? कौन बताएगा? यूजिंग मैम ये इनवर्स भी किया जा सकता है. और Exactly. Okay, so इसका मतलब है कि you can find it by using a inverse y. ठीक है. सो इट मीन्स कि अब इस केस में लेकिन जो हमारे पास जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये कि हमें इन्वर्स कंप्यूट करना आना चाहिए. ओके, नाउ क्वेश्चन इज कि डज द इन्वर्स एग्जिस्ट ऑलवेज और मैम वो नॉट, मतलब ये जी सिंगुलर और बोलें. नॉन सिंगुलर की बात की मैम. सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की. Okay, good. So what is the singular case and what is non-singular case? मैम डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए. डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए. ओके, वेरी गुड. सो इसका मतलब है कि आपके पास ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है. ए इनवर्स सो अगर आप इस तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो ए इनवर्स मस्ट एग्जिस्ट. ठीक है. और ए इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या कंडीशन होती है, विच मीन्स A is non-singular or determinant of A is equal to non-zero value. Okay, is not equal to zero. So actually we will talk about all of these जो चीज़ें अभी हमने देखी हैं कि प्लॉट करते हैं अगर तो what does it mean इंट्यूशन के हिसाब से. डिटर्मिनेंट ऑफ A को नॉन ज़ीरो होने का मतलब क्या होता है. why would it matter कि आपके पास डिटर्मिनेंट जो है वो अगर ज़ीरो है तो वो सॉल्वेबल क्यों नहीं रहता. ठीक है. और दूसरी चीज़ जो याद रखें कि अभी हमने 4 मेथड्स यहाँ पे देखे हैं, लेकिन इन चारों के चारों मेथड्स में से नो मैटर आप कौन सा मेथड उठा के सॉल्व करना शुरू करें आपके पास सॉल्यूशन सेम आएगा. ठीक है. और दीज 4 सॉल्यूशंस हैव डिफरेंट आप ये कह लें कि आपको डिफरेंट सिनेरियो में प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती हैं, पिक्चर चेंज हो जाती है जिसकी बेस पे हम डिफरेंट तरीके से सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं. बट
अगर मेरे पास फर्ज करें कि यहाँ डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है और मैं यहाँ इसकी बेस पे कह देती हूँ कि सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो जो पहला केस था मेरे पास, जो रो पिक्चर थी, उसमें भी सोल्यूशन 0 होगा, विच मीन्स कि मोस्ट प्रोबेबली द लाइंस विल बी पैरेलल। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा सोल्यूशन था उसमें भी एक्स और वाई 0 आएगा, जिसका क्या मतलब होगा कि देयर इज नो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम, जिसको मैं लूं तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड मिल जाए फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड मिल जाए। ठीक है, सो दीज आर ऑल इक्विवेलेंट बट दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग द सेम थिंग, और हम आगे जाके देखेंगे कि डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट वेज जो हैं वो किस तरह से यूटिलाइज हम कर रहे होते हैं। ओके, सो नाउ वी विल अगेन वी विल मूव टुवर्ड्स द लास्ट जो कोर्स का आज के लेक्चर का जो वो है टॉपिक है उसकी तरफ। लेकिन लेट मी गो बैक टू दी स्लाइड्स आल्सो सो टू सी कि हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। ओके, वी हैव डन दिस थिंग्स। हमने रो पिक्चर्स देख ली, हमने कॉलम पिक्चर्स देख ली, we have talked about this कि another way is to solve using the inverse। और ये एक छोटी सी एग्जांपल है, इसको आप बाद में दोबारा देख लीजिएगा। ये तो 2 वेरिएबल्स में 2 इक्वेशंस हैं 2x2 की, या ये 3x3 की इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, और इस केस में जो है दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल टू शो के आपके पास कॉलम, अगर सोल्यूशन आप कॉलम वाइज निकालना चाहते हैं तो एक्स वाई जी की कौन सी वैल्यूज़ है जिससे आप इसको राइट हैंड साइड जनरेट कर सकते हैं फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। और यहाँ पर फिलहाल दिस इज जस्ट बाय आई बॉलिंग के आप सिर्फ देख कर खुद अंदाज़ा लगाएं। यहाँ पे जिस तरह मैंने सोल्यूशन लिखा हुआ है कि अगर x 0 हो जाएगा y, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि जो राइट हैंड साइड है दिस इज जस्ट 2 टाइम्स द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, सो इट मीन्स कि मेरे पास जो है वो अगर सिर्फ मैं 2 टाइम्स दिस लास्ट वेक्टर, तो इसका मतलब है कि अगर मैं z को 2 रख लेती हूँ और बाकी तमाम वेक्टर्स को 0 कर देती हूँ तो आई शुड गेट द सोल्यूशन। तो इसका सो इन अदर वर्ड्स x 0 y 0 एंड z इक्वल टू 2 के लिए जो है वो मुझे ये सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, सो अब जो ये वाला जो हमने देखा है, वन ऑफ द एक्चुअली तीनों के तीनों तो तरीके हैं विच वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट कि या तो आप ज्योमेट्रिकली उसको प्लॉट करके चेक करें, वो भी हम बहुत ज़्यादा करेंगे एक्सटेंसिवली। वी विल सी कि हम बाय द एंड ऑफ द कोर्स यू विल बी वेरी फेमिलियराइज कि आप चीज़ों को प्लॉट करके कैसे इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन वी विल एक्सटेंसिवली टॉक अबाउट द लीनियर कॉम्बिनेशन, उसका जो है वो अगेन एक अलग जो है वो कॉन्सेप्ट है। एंड देन इनवर्स इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके बारे में हम बात करेंगे, और ये ख़ास तौर पे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि अभी देखें आप लोगों ने अभी तक जितना लीनियर अलजेब्रा में किया है, यू मस्ट हैव टॉक्ड अबाउट इनवर्सेस फॉर द केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। आप में से किसी ने नॉन स्क्वायर या रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के इनवर्स को कभी करके देखने की कोशिश की है या उसके बारे में कभी पढ़ा भी है? फॉर एग्जांपल अगर फर्ज करें कि मेरे पास इस तरह की इक्वेशन है, लेट्स सपोज कि x + 2y = 5, x - 5y = 6 and 3x + 7y = 8। ठीक है, अब इस केस में अगर मैं a टाइम्स x करके करती हूँ, सो आई विल व्हाट विल बी a नाउ, कौन बताएगा? What will be this matrix? How do I write it? 1 1 ये पहला रो है कि कॉलम है? पहला से मैम रो है ना, वो कॉलम है, सॉरी। कॉलम 1 1 and 3 गुड, एंड दूसरा क्या हो जाएगा? 2 - 5 + 7 2 - 5 7, ये आ जाएगा मेरे पास x and y, and this thing is 5 6 and 8। अब अगर मैं आपको कहती हूँ कि जी ये सिस्टम है, मैंने x + y दिया और आपको कहती हूँ कि x और y की वैल्यू निकालनी है, तो यू वुड नीड a इनवर्स, राइट? लॉजिकली जो है वो जो तक अभी तक जो आपकी इन्फॉर्मेशन ये y अगर है तो इसका मतलब है कि x निकालने के लिए वी नीड a इनवर्स y, एंड a इनवर्स आपको आता है निकालना इस तरह के उसका? एनीवन? मैम ये कोफैक्टर्स को यूज करके?
को फैक्टर्स को यूज करके हो सकता है, बट बेसिकली को फैक्टर्स भी आप कैसे बनाएंगे? आप ये अगर ले लेते हैं उसके बाद आपके पास कोई वो तो नहीं बच रहा, कोई सब मैट्रिक्स तो नहीं बच रहा कि जिससे आप को वेक्टर बताएं, राइट? बना सकते हैं को फैक्टर्स। मतलब मैं आपको चैलेंज नहीं कर रही, आई एम जस्ट आस्किंग वन क्वेश्चन कि डू यू थिंक कि को फैक्टर्स बन के सॉल्व हो सकता है? अगर मैं आपसे कहूँ तो कैन यू ट्राई टू सॉल्व दिस? हो सकता है आप लोगों ने पहले लर्न किया और मतलब आई एम नॉट क्लेमिंग कि आपको नहीं आता करना, बट आई एम जस्ट आस्किंग। यस मैम, ट्राई करते हैं। ट्राई करते हैं, चलें, लेट्स टेक 2-3 मिनट्स एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आप उसको जो है वो ट्राई करके मुझे ए इनवर्स इसमें करके बताइए, ठीक है? अगर तो आता है तो दिस इज वेरी गुड, क्योंकि हम इसको जाहिर है हम भी दोबारा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को होगा, और अगर नहीं आता तो दैट इज ऑल्सो नॉट बैड, क्योंकि हमने करना ही करना है इन एनी केस इसको, ठीक है? सो लेट्स टेक, जी 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 बोलें। मैम लेकिन इनवर्स कंप्यूट करने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना लाजमी नहीं है, रेक्टेंगुलर। क्या कह रहे हैं? इनवर्स होने के लिए क्या होना चाहिए? मैट्रिक्स का रेक्टेंगुलर होना लाजमी नहीं है, लाजमी, यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं इसका, ये नॉन ओके, स्क्वायर है, सो नॉन वट रेक्टेंगुलर। एवर योर नॉलेज इज टिल नाउ, उसके हिसाब से तो उसका नहीं कर सकता, ठीक है? राइट? यस मैम। यस मैम। ओके, सो बट वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग, क्योंकि जो रियल सिनेरियोज होते हैं ना, वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग कि जो हमारे पास इक्वेशंस आई हुई हैं अभी तक रियल सिनेरियो में, दोज इक्वेशंस आर एक्चुअली obtained फ्रॉम रियल सिस्टम्स से हमें मिल रही होती हैं, आउटपुट से, और उसमें जो है दिस इज नो गारंटी कि आपके पास जो है वो हमेशा स्क्वायर ही मिल रहा होगा, कि जितने वेरिएबल्स हैं उतने ही अननोन्स, जितनी इक्वेशंस हैं उतने ही अननोन्स होंगे। सो वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग एंड वी विल सी के वी कैन हैव दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स आल्सो एंड वी कैन हैव दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स आल्सो, कि जिसमें हमारे पास जो है वो इस तरह की ऑप्शन हो, और हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि हम समहाउ इन्वर्स लेना चाहते हैं। लेकिन यू आर आल्सो राइट कि ये जो तरीका आपको अभी तक पता है, इसके थ्रू यू कैन नॉट फाइंड द इन्वर्स, सो वी विल सी द व्हाट टू डू देन, अगर हम ये नहीं कर सकते। ओके, बट वो हम काफ़ी आगे जाके देखेंगे, जाहिर है कि फ़ौरन हम उसके ऊपर जो है वो जंप नहीं कर सकते, बट फॉर द टाइम बीइंग इन्वर्स जो है वो फाइंड आउट करने का, यू नो कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो यू नो कि यू कैन ट्राई टू फाइंड द इन्वर्स, बट अनदर थिंग इज कि अब अभी तक जो इन्वर्सेस आप फाइंड आउट करते हैं, ओके लेट्स सपोज कि यही वाला जो केस था, हम अगर उसी की बात करते हैं, इफ आई गिव यू द सेम इक्वेशन कि हमारे पास जो ए एक्स था क्या बना था, 1 - 2 and 3 2, और एक्स वाई which was equal to 1 and 11, so what will be the inverse in this case? आप निकाल सकते हैं अगर मैं आपको 5 मिनट दूं? ए ये है ना, ए इनवर्स क्या हो जाएगा मुझे बताएंगे? By doing it on your notebooks. ठीक है, let's take 45 minutes, 45 पे जो है ना वो I would like to ask you कि इनवर्स क्या है इसका। और अगर उससे पहले कोई कर ले तो मैम 1/8 -3/8 2/8 and 2/8। ओके, ये सॉल्व किया है या मैटलैब पे निकाला है? ना मैम अभी सॉल्व किए हैं। सॉल्व किया है, अच्छा चलें बताइए क्या है। 1/8 1/8 -3/8 -3/8 2/8 and 2/8 means 2/8 और 1/4 2/8 1। ये एडजॉइंट में प्रॉब्लम नहीं है इनका? जी मैम ये एडजॉइंट हम प्रिंसिपल डायगोनल की पोजीशन चेंज करते हैं हाँ और जी, दूसरा है मैम उसकी हम तो ये तो साइंस मेरा ख्याल है आपने ये उल्टा बता दिया, राइट? ये 2 1 होगा और ये सेम रहेगा, इसका इसका साइन चेंज होगा। चलें कोई और बताए, वैसे तो खैर आप जी बताइए क्या कहाँ पे चेंज होगा? ठीक है, डिटर्मिनेंट तो 8 ही आ रहा है। मैम ये जो 1/8 है यहाँ पे 2/8 आएगा। हाँ जी सही है, ओके ठीक है, दिस इज 2/8 1/8 and we have
सॉरी, ये माइनस का साइन यहाँ से खत्म हो जाएगा प्लस एंड माइनस यहाँ आ जाएगा, राइट? मैम ये माइनस और सॉरी वो भी हो जाएगा, दिस विल बी 3 and 2, ये सेम रहेंगे ना जो पहले थे, अब भी ठीक है ये। ठीक है। ओके, सो यानी इसका आपने साइन चेंज किया और उसका जो है वो चेंज कर दिया, ठीक है। एंड आई होप कि अब सही है, अगर नहीं भी है तो इट्स ओके, आप लोगों को पता है कि इसको कैसे निकालना है। नाउ इफ यू हैव 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने पीछे एक एग्जांपल दिखाई थी जिसमें z जो था वो 2 आना था, तो फर्ज करें कि वो वाली अगर हमारे पास एग्जांपल है, कहाँ चली गई, ये वाली, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो मैट्रिक्स अगर मैं बना रही हूँ एंड आई वांट टू सॉल्व इट बाय यूजिंग द मैट्रिक्स, तो मेरे पास 3x3 का मैट्रिक्स आएगा। एंड यू नो कि 3x3 का जो मैट्रिक्स होता है उसको सॉल्व करना अच्छा खासा मुश्किल काम हो जाता है, ठीक है। और अगर फिर उससे भी ज़्यादा आपके पास सिस्टम आ जाता है, 4x4 आ जाता है, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्क्वायर केसेस राइट नाउ, तो वो चीज़ें जो है वो को फैक्टर्स और वो बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होती चली जाती हैं। सो व्हाट कैन बी द अदर सोल्यूशन टू फाइंड द इनवर्स? What can be the other way of finding the inverse? कोई और तरीका आता है आपको? Any idea? Which can be maybe applied? वो भी खैर मुश्किल है, it's not that मतलब मुश्किल नहीं है, it's a lengthy process, लेकिन उसमें most probably शायद आपको computation इतनी ज़्यादा ना करना पड़े, and that is actually a much better way in terms of computational complexity also। यानी अगर फर्ज करें कि मैं किसी प्रोसेसर पे करना चाहूँ तो जो को फैक्टर्स और ये हैं उन सारे में बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशंस और एडिशंस और बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जो तरीका हम कर सकते हैं उसके अलावा। जी जी बिल्कुल, ठीक है। रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म जो सॉरी गॉस जॉर्जन एलिमिनेशन के थ्रू जो है वो आप रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में अगर आप लेकर आ जाते हैं तो उसके थ्रू जो है वो आप कर सकते हैं गॉस जॉर्जन एलिमिनेशन मेथड। तो उसकी हम एग्जांपल एक देखेंगे एंड देन वी विल स्टॉप। सो ओके, एक मिनट, let me just go through these points also कि inverse के बारे में, क्योंकि हम inverse को पढ़ रहे हैं and we will see कि you will see later on कि inverse is again one of the main things जो कि हम बार बार जिसको revisit करेंगे इस course में, so we need to discuss this in detail. So inverse of a matrix A is represented by A inverse, we know that, and it is of same size as of A, and A अच्छा this is something very important, we all know this thing कि A inverse or A inverse A, that is always equal to identity matrix, ठीक है। ये आप सबको ऑलरेडी चीज़ पता है एंड दिस इज समथिंग दैट वी विल ऑलवेज रिमेंबर जब हम आगे कोर्स में प्रोसीड करेंगे। अब वी ऑल नो दिस थिंग कि इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज ऑलवेज इन्वर्टेबल, नॉट नेसेसरली, ठीक है। आपके पास इन्वर्स हो भी सकता है, आप सबने अभी मुझे जवाब दिया है कि सिंगुलर अगर हो तो इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। Why do we need A inverse? हम देख चुके हैं कि हमने अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स वेक्टर की फॉर्म में लिखा है तो सॉल्व करने के लिए वी नीड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं ए इनवर्स की? देयर आर मोर देन दीज प्रॉपर्टीज, ठीक है। दीज आर नॉट द मतलब अगेन ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो चीज़ हम करते रहेंगे एग्जॉस्टिव लिस्ट की हम बात नहीं कभी भी करेंगे, यानी तमाम प्रॉपर्टीज़ को मोस्ट प्रोबेबली आई विल नॉट टॉक अबाउट ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वट एवर इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ द रीज़न के हमें सारों से कंसर्न नहीं होता। देर आर नंबर ऑफ वेज ऑफ सेइंग द सेम थिंग। फॉर एग्जाम्पल अभी 4 तरीके हमने देखे हैं जिससे हम सेम सोल्यूशन पे पहुंचते हैं, ठीक है। बट द थिंग इज के हो सकता है इसके अलावा भी कोई और तरीका आपको मिल जाए, बट द थिंग इज के वी विल टॉक अबाउट दोज थिंग्स जो कि हमें फ्यूचर में कंसर्न होंगी, जिस पे हम बार बार रिविजिट करते रहेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज ए इनवर्स की बात करेंगे, देयर आर मोर प्रॉपर्टीज ऑफ ए इनवर्स ऑल्सो, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग वी विल जस्ट टॉक अबाउट दीज के एक तो ये कि ए मैट्रिक्स ऑफ ए इनवर्स जो है इट इज ऑलवेज यूनिक। अगर आपके पास ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हमेशा सेम आएगा, नो मैटर हु इज ट्राइंग और
हाउ आर यू कंप्यूटिंग दैट। और ये चीज़ हमने अभी पीछे भी देख ली है, क्योंकि अभी आपने जब कंप्यूट किया था वो जाहिर है कि थोड़ा सा अगर आप कंफ्यूजन हो गई थी, एंड देन इफ़ यू हैव समथिंग एल्स, नो मैटर व्हेन और वेयर आर यू कंप्यूटिंग, ये जो चीज़ आपके पास आ रही होगी, बिकॉज वी नो कि एक ही मैट्रिक्स ऐसा मिलेगा जिससे मल्टीप्लाई करके आपके पास आइडेंटिटी आ रहा होगा। सो इट हैज़ टू बी यूनिक इफ इट एग्जिस्ट। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज के अगर आपके पास ओके, दिस इज समथिंग जो कि हम अगेन इसको बाद में भी देखेंगे। इफ यू हैव ax इक्वल टू 0, ठीक है, अब मुझे आप बताइए कि लॉजिक आपको क्या कहती है इस केस में। आप a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? ओके, एक तो तरीका वो है ना ए इनवर्स का कि मतलब एक तो ना एग्जिस्ट करना, ए से हमें पता चल रहा है कि अगर ए का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 हो जाता है। इस केस में मुझे ए की इंफॉर्मेशन नहीं है, आई जस्ट हैव दिस इंफॉर्मेशन कि आई हैव अ मैट्रिक्स ए, आई हैव अ वेक्टर एक्स कि सो दैट जब मैं x को उस a से मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैट्रिक्स से, तो आई एम गेटिंग अ 0 एज एन आंसर। सो व्हाट डज इट मीन? अब देखिए ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो इसका इन अदर वर्ड्स मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास ए एक्स इक्वल टू लेट्स सपोज वेक्टर वाई था, तो एक्स जो है वो ए इनवर्स ऑफ वाई हो जाएगा, एंड वाई वुड बी, यानी इसका मतलब क्या है कि अगर जो भी मेरे पास ये सोल्यूशन आ रहा है, मैं दोबारा अगर इस पे a अप्लाई कर दूं, तो आई मस्ट बी गेटिंग द सेम थिंग जिससे स्टार्ट हुआ था। ये इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग इज कि वो आपके पास a इनवर्स से a आप रिट्रीव कर सकते हैं, a से a इनवर्स रिट्रीव कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग विद आइदर x और y। जो भी आपके पास जो साइड आपके पास मौजूद है, उस साइड से आप दूसरी साइड को कंप्यूट कर सकते हैं। इस केस में अगर फर्ज करें कि x जो है उसको मैं अगर a इनवर्स 0 लिखती हूँ, अब इस 0 की वजह से व्हाट इज हैपनिंग कि यहाँ पे जो 0 है, इट मीन्स कि आपके पास ये a इनवर्स आप दोबारा से, अगर मैं आपको ये कह देती हूँ कि ax इक्वल टू 0 है, और आपके पास जो है इस केस में x जो है a इनवर्स ऑफ 0 आ जाता है, लेकिन देयर इज नो वे कि आप किसी भी तरीके से वो दोबारा a इससे वापस ले सकें। ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि a इनवर्स y का जो भी सोल्यूशन था वहां से a निकाला जा सकता था, आप दोबारा अगर इनवर्स उस पर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, या ये कि आपके पास यानी फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि मैं इसको b ले लेती हूँ, तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू b टाइम्स y, तो अब दोबारा से जो है a वुड बी इक्वल टू b इनवर्स, या इन अदर वर्ड्स y जो है दोबारा अगर मैं b इनवर्स निकाल लेती हूँ, तो वहां से मैं y को कंप्यूट कर सकती हूँ, या इंटरचेंजेबल है ना दोनों चीजें जो है। लेकिन अगर एक दफा मैं 0 पे लेके चली गई हूँ, तो देयर इज नो वे कि मैं उस 0 से दोबारा से x को जो है वो ये वाला जो मैट्रिक्स है उसको दोबारा से रिट्रीव कर सकूं। सो इन अदर वर्ड्स व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज कि अगर आपके पास एक वेक्टर से मल्टीप्लाई होकर कोई मैट्रिक्स मैप हो रहा है 0 के ऊपर, तो देयर इज नो वे कि आप उसको वापस लेके आ सके। ठीक है, मे बी अभी ये वाली चीज इतनी सेंस नहीं बना रही, वी विल टॉक अबाउट दैट थिंग अगेन एंड अगेन। ये जो नल स्पेस की आप बात, आप लोगों ने सबने नल स्पेस पढ़ा तो होगा ना कभी, कॉलम स्पेस, रो स्पेस, नल स्पेस, राइट? लीनियर अलजेब्रा। ओके, सो दैट इज एक्चुअली व्हाट नल स्पेस डज, कि आपके पास जो है बेसिकली नल स्पेस इज काइंड ऑफ द थिंग कि वो आपको एक ऐसी जगह पे लेके जा रहा है कि जहाँ से फिर चीज़ों को वापस लेके आना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एंड देन दिस इज एक्चुअली द सिचुएशन कि आपके पास जो है इफ यू आर गेटिंग अ 0 बाय मल्टीप्लाइंग विद अ नॉन जीरो वेक्टर, तो उस केस में जो है आपके पास इसका जो इन्वर्स है वो टेक्निकली एग्जिस्ट नहीं करता। वी विल टॉक अबाउट इट मोर लेटर, सो इसको अगर कंफ्यूजन है भी तो इट विल बी क्लियर। एंड देन अगेन इफ a इज इन्वर्टेबल एंड ax 0 है, तो इसका मतलब ये है कि द ओनली सोल्यूशन जो कि पॉसिबल है वो x इक्वल टू 0 है। अगेन वी विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑल्सो, तो इसको भी फिलहाल हम वो कर सकते हैं। दिस इज अगेन समथिंग दैट वी हैव सीन। ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि अगर डिटर्मिनेंट 0 ना हो तो उस केस में ही a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके, लेट्स डू द गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन जो है, इसको हम बहुत क्विकली करते हैं एंड देन वी विल स्टॉप टुडेज लेक्चर।
तो लेट मी राइट द मैट्रिक्स जिसका मैं आपको चाहती हूँ कि आप मुझे इनवर्स कंप्यूट करके दें. अच्छा, नाउ इफ यू वांट टू फाइंड इनवर्स यूजिंग गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन, तो उस केस में व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपके पास जो मैट्रिक्स है मौजूद, जिस तरह ये है 3x3 का मैट्रिक्स, आपने इसके साथ कॉन्कैटिनेट करना है एक 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है, और आपके पास यू स्टार्ट टू डू द रो ऑपरेशंस, और जब आपके पास ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी बन जाए जो पहला वाला था, ओके, सो दिस इज एक्चुअली व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैं ए और आई के साथ इसको वो कर रही हूँ. ठीक है, एंड लेट मी एक्चुअली राइट इट ए आई. ठीक है, तो जब मैं कैसे रो ऑपरेशंस करूंगी कि आई वांट टू मेक दिस आइडेंटिटी, और जब ये आइडेंटिटी बन जाएगा तो जो भी चीज़ यहाँ पर आएगी दैट विल बी द इनवर्स ऑफ ए. दैट यू कैन वेरीफाई बाय मल्टीप्लाइंग इट विद ए इटसेल्फ कि ये ए इनवर्स आ जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट टू डू दैट एंड देन सी के हमारे पास क्या आता है. अब मुझे आप लोग बताते जाइए, मैं लिखती जाऊंगी बिकॉज हमारे पास फ्यू मिनट्स रह गए हैं, तो वी कैन डू इट टुगेदर. लेकिन उससे पहले लेट्स मी रिड्यूस द साइज ताकि मुझे थोड़ी जगह ज़्यादा मिले. ओके ओके, सबसे पहले बताएं क्या ऑपरेशन करूं मैं रो का. R1 प्लस R2 मैम. R1 प्लस R2, हाफ R1 नहीं होना चाहिए. हाफ R1 कर दूंगी तो वो जीरो, वो ऑलरेडी जो है वो नहीं हाफ ही होगा ना, तभी ये 1 पे जाएगा ना. ओके ओके, सो व्हाट आई शुड आई should have half R1 plus R2. So it would give me what? यहाँ तो खैर यही चीज़ होगी, पहला वाला तो नहीं चेंज हो रहा. दूसरे में क्या आ जाएगा? 0. ठीक है, 0 3/2 लेट बी राइट. और अगर आप लोगों को कोई गलती नज़र आए ना तो मुझे बता दीजिएगा. ओके, 0 एंड देन ये तो 0, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको तो ऑलरेडी 0 है. एंड व्हाट विल हैपन टू दिस आइडेंटिटी? 1 0 0 हाफ 1 0 0 0 1. सही है? एवरीवन एग्रीज? ओके, यस मैम. अब अगला क्या करना चाहिए मुझे? आई वांट टू मेक दिस 0 राइट, ये वाला जो है. सो जी, कौन बताएगा? व्हाट शुड आई डू? नहीं, इसको देखिए, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स जो कि हम हाँ ठीक है, मैं इसको 0 करना चाहती हूँ. कैसे करूँ? R3 के साथ क्या करूँ? जी, और पहला वाला 0 नहीं, हम नॉन 0 करना चाहते. तो पहले तो ये बताया कि R3 को R2 के साथ करना पड़ेगा ऑपरेट, या R1 के साथ? R2 के साथ मैम. R2 के साथ. गुड. एंड देन सो व्हाट शुड इट बी? मैम ये प्लस करेंगे 2/3 R2 से. R3 प्लस ओके, 2/3. गुड. 2/3 R3 प्लस 2/3 R2. ठीक है, बेसिकली ये भी ना मैंने शुड हैव रिटर्न इट. R2 के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इट शुड बी समथिंग लाइक दिस, R2 प्लस हाफ R1. ठीक है, ओके. या ये कि R2 में ये चीज़ जा रही है, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसके ये हम मेंशन जरूर कर दें कि कहाँ पे जा रहा है जो भी रिजल्ट जा रहा है. ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू R3. सो व्हाट विल हैपन, व्हाट विल बी द रिजल्ट? आई हैव 0 2 - 1 0, और ये तो इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा. एंड देन इट विल बी 2 3/2 - 1 0 0 4/3. और ये जो मैट्रिक्स है मेरे पास अगला वाला, इट विल बिकम हाफ 2/3 एंड 1. अच्छा, अब आप देखिए कि यहाँ तक जो हमारे पास पहुंचा है ना, दिस इज एक्चुअली अपर ट्रायंगुलर.
मेरे पास ये चीज हो गई है कि आपके पास अपर ट्रायंगुलर जो है वो नॉन जीरो है और जो लोअर ट्रायंगुलर है वो जीरो हो चुका है। इस केस में जो मेरे पास ये एलिमेंट्स आ रहे हैं दे आर कॉल्ड पिवट्स, कि जब आपने जो है वो लोअर ट्रायंगल को जो है वो जीरो कर दिया है तो इसका मतलब है कि इसके पिवट्स जो हैं वो 2, 3/2 एंड 4/3 हैं। एंड यहाँ तक का जो फॉर्म होती है ना, दिस इज कॉल्ड रो एचेलॉन फॉर्म, नॉट रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म, रो एचेलॉन फॉर्म होती है। एंड देन इसमें गॉस जॉर्डन मेथड एक्चुअली कहते हैं, तो जो गॉस साइंटिस्ट था ही एक्चुअली डिड टिल दिस पॉइंट। और दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इस केस में जो आपके पास ये पिवट्स मिल रहे होते हैं, अगर आप इन पिवट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो this actually is equal to determinant of the matrix. So another thing कि अगर आप फर्ज करें कि सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं या तो in that case instead of doing those co-factors और everything, आप अगर रिड्यूस करके सिर्फ पिवट स्टेप तक पहुंच जाते हैं तो उसमें जो है you will get the determinant of this matrix. इसके बाद जब हम फर्दर रिड्यूस करके इसको आइडेंटिटी पे लेके जाते हैं तो वो वाला जो मेथड है, बल्कि आईटी भी नहीं, डायगोनल पे जब लेके जाते हैं तो दैट इज एक्चुअली गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन, कि जहां पे डायगोनल का मतलब क्या है कि आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो, बाकी तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो पहले वाली मैट्रिक्स के जीरो होते हैं। और फिर उसको जब हम आइडेंटिटी कर देते हैं बाय डिवाइडिंग डायगोनल विद नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो उसके बाद जो हमारे पास चीज आती है that is actually giving us the inverse. So अब next step क्या है कि मैं इसको diagonal matrix में convert करना चाहती हूँ। So what should I do? Diagonal करने के लिए इसका मतलब है कि we want to make these zeros, ये वाला, ये जो तीन है इनको हम जीरो करना चाह रहे हैं, ठीक है। So what should we do? जी, ये बेसिकली चलें, लेट मी जस्ट टेल यू, क्योंकि अब टाइम जो है वो ऑलमोस्ट 2 मिनट्स रह गए। अगर जो है वो हम देख लेते हैं ना, हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। सो आई थिंक एक वो मिसिंग है, नहीं ठीक है। ओके, सो अगर यहाँ पे आप ये देखें कि दीज आर द टू ऑपरेशंस, के इसमें जो है मैंने थोड़ा सा गलती की हुई है। आई हैव टू राइट कि मैं इसको किसको कहाँ पे लेके जा रही हूँ, ठीक है। सो इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग इज के R2 में से 3/4 R3 को माइनस किया है, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू R2। तो R2 का जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो जीरो हो गया है, और उसके बाद जो है वो R2 के जो हम R2 को ऑपरेट करवा के जो रिजल्ट है उसको R1 में लेके जा रहे हैं, तो अब हमारे पास R1 के भी एलिमेंट्स जो है वो जीरोज हो गए। सो नाउ व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज के अब आप देखिए कि आपके पास जो है इस केस में यू हैव द डायगोनल मैट्रिक्स हेयर, और फिर यहाँ पे कुछ भी आ रहा है वो आप खुद करके दिया है, उसको देख लीजिएगा। एंड देन वी डिवाइड एवरी पिवट एलिमेंट बाय इटसेल्फ, तो उससे हमारे पास सारे वंस आ जाते हैं। नाउ दिस थिंग व्हाटएवर दिस इज एक्चुअली ए इनवर्स। सो एट द एंड हमें जो भी चीज मिल रही होती है दैट इज, so this actually is I times A inverse, and this is the way of doing Gauss-Jordan elimination to compute the inverse of the matrix. Or okay, and so there are certain facts, again these are not comprehensive list, ये मेरा ख्याल है कि जो चीज़ें मुझे लगता है कि यूज़फुल हो सकती हैं आगे हमें उसमें, तो वो मैं कहीं ना कहीं मेंशन कर देती हूँ कि अगर इफ़ ए इज़ सिमेट्रिक अबाउट मेन डायगोनल, तो ए इनवर्स भी जो है वो सिमेट्रिक ही आपको मिल रहा होगा, विच मीन्स कि अगर आपने हाफ अपर ट्रायंगुलर निकाला है तो वो लोअर ट्रायंगुलर ऑटोमेटिकली उसके साथ जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और इसके अलावा ये चीज़ हम पहले भी कर चुके हैं कि प्रोडक्ट ऑफ पिवट्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, and A inverse involve division by determinants, which we actually already know. And then इसके अलावा जो आखिरी है, let's just see कि इसमें क्या लिखा हुआ है। A matrix is in row reduce row echelon form or canonical form if it satisfy the following conditions। और condition क्या है कि row echelon form में तो है, यानी upper triangular से गुजर के हो गया है, ठीक है। leading entry in each non-zero row is a 1 called a leading one,
and each column contains a leading one, has zeros everywhere. और in other words आपके पास identity आ गया. ये actually ये basically उस situation के लिए लिखा गया है कि अगर आपके पास square matrix नहीं है बल्कि rectangular matrices हैं, तो उस केस में there is a possibility कि आपके पास अगर आप उसमें फर्ज करें कि अगर rectangular matrix है और आपके पास ये है 4 5 6 और इसको अगर आप मैं कहती हूँ कि इसको रो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में करें तो इसमें व्हाट विल हैपन कि आपके पास यू विल गेट समथिंग लाइक दिस. सो इन अदर वर्ड्स इसमें क्या हो रहा है कि दिस इज द केस. अब इसमें एक ऑल जीरो आपके पास रो आएगी, कॉलम आएगा ही आएगा. या अगर आपके पास मैट्रिक्स जो है वो इस तरह का है तो उस केस में जीरो रो आएगी ही आएगी, ठीक है. लेकिन बाकी जो है वो आइडेंटिटी की फॉर्म में आ जाता है. वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर जब हम अगले वाले जो है क्लासेस में जाएंगे. बट व्हाट दिस इज एक्चुअली टेलिंग इज कि उस केस में भी आपके पास रो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म ही कहलाएगी, बट फॉर द नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस. जब स्क्वायर मैट्रिसेस हैं तो उसमें तो आइडेंटिटी बन जाता है. बट इस केस में यू कैन सी कि अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन है या इस तरह की सिचुएशन है तो इस केस में बेसिकली पार्शियल आइडेंटिटी आपका बन रहा है मगर पूरा आइडेंटिटी नहीं बन सकता, बिकॉज देयर इज नो कॉलम और रो देयर कि जिसमें आप उस वन को फिट कर सकें. तो लेकिन इन दैट केस अगेन द लीडिंग वन जो है या जो पहला वाला जो वन है वो आपका जो है वो लीडिंग वन कहलाता है, जो भी नॉन जीरो एलिमेंट होता है. और उसके अलावा बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट जो होते हैं वो जीरो हो जाते हैं. ओके, वी विल स्टॉप हियर. Let me take your attendance. अगर कोई क्वेश्चन है तो कल पूछिएगा, बिकॉज अभी ऑलरेडी 9 o'clock हो चुके हैं. तो थैंक यू और सी यू टुमारो इंशाल्लाह 6 o'clock.